पाकिस्तान के जो इदारे हैं, पाकिस्तान में जो थिंक टैंक्स हैं, पाकिस्तान में जो उनको थोड़ा बहुत अपना विजन ब्रॉडर करना चाहिए इंडिया के सिलसिले में, मुझसे आप चैलेंज लें। पाकिस्तान का कोई भी थिंक टैंक, पाकिस्तान का कोई भी जर्नलिस्ट, पाकिस्तान का कोई भी पॉलिटिशियन सिर्फ इस 15% के साथ इन टच में है। जो 85% इंडिया है उसके साथ वो इन टच में है ही नहीं। सब वो मुझे कभी समझ में नहीं आया, क्योंकि इंडिया इतना बड़ा इंपॉर्टेंट कंट्री है पाकिस्तान के लिए। पहली बार इंडिया का रिपोर्टर जो है भारत चला गया, भारत देखने गया। ये एटलीस्ट मेरे लिए तो रिविलेशन से कम नहीं है। ये आपकी राय है, इट्स अ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी या ये फैक्ट है कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं, मैं कि तो आम आदमी पार्टी ये पूरा पीरियड जो है मैंने इंडियन पॉलिटिक्स को ही कवर किया है। हिंदू नेशनलिज्म से हमें इशू नहीं होना चाहिए। इशू ये है कि उस हिंदू नेशनलिज्म की बेस के ऊपर जो पॉलिटिक्स कर रही है करंट बीजेपी, पोलराइजेशन, ऑब्वियसली पोलराइजेशन इज एन इशू। हिंदू नेशनलिज्म अगर फेयर प्ले ग्राउंड पे हो, गांधी से बड़ा हिंदू नेशनलिस्ट कौन हो सकता था? ही वाज अ प्रैक्टिसिंग हिंदू। डिसएम्पावरमेंट हुई है पोस्ट 2014 एंड इट इज सो ग्लेयरिंग। एक मशहूर है ना लतीफा, अब्दुल्ला मेरा दोस्त। हर मजमून में अब्दुल्ला मेरा दोस्त आ जाता है। वो टीचर बोलती है कि जहाज पे लिखो, बोलता है मैं जहाज देखने गया हुआ, मेरा अब्दुल्ला दोस्त था। अब उससे वो एक ही मजमून याद था, तो बीजेपी को लगता है कि मसला अब्दुल्ला बन गया है। कैन वी टॉक अबाउट एलिफेंट इन द रूम, कश्मीर? एलिफेंट इन द रूम कश्मीर है। इफ्तिखार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने के लिए। और वी आर रियली थैंकफुल टू यू कि बस यहाँ पर आपसे मुलाकात भी हो रही है। और अनकरा वैसे शहर काफी अच्छा शहर है, मुनासिब शहर, अच्छा शहर लगा। इस्तांबुल के मुकाबले में तो बहुत अच्छा है, बेहतर है। और आपने अगर इस्तांबुल का इंतखाब किया होता तो मेरा ख्याल है आपको ढूंढने में मुझे 3 घंटे लग जाते। बिल्कुल। हमें जो है अनकरा में बिल्कुल श्रीनगर जैसी फीलिंग आती है। यहाँ का मौसम, यहाँ का एनवायरनमेंट वगैरह जो है पोल्यूशन से फ्री एनवायरनमेंट है। और फिर दूसरी फीलिंग दिल्ली की इसलिए आती है कि दिल्ली बॉम्बे के मुकाबले में बहुत खुला खुला है। अच्छा अच्छा। तो यहाँ अनकरा भी इस्तांबुल के मुकाबले में काफी खुला खुला है। दिल्ली और अनकरा में ये एक मुमासलत ये भी है, क्योंकि इसको भी तैमूर ने फतह किया था और दिल्ली को भी तैमूर ने फतह किया था। सुल्तान बायज़िद को जो शिकस्त दी थी तैमूर ने, वही अनकरा में ही दी थी। और यहीं से उनको जो पिंजरे में वो बंद करके वो लेकर गया था अपने साथ, कैदी बनाकर। सही से। वैसे आपकी जो ये टर्म है फतह, हो सकता जिसे कॉन्क्वेस्ट कहते हैं, बहुत सारे लोग उससे इख्तलाफ करेंगे कि और वो भूल जाते हैं कि हिस्टोरिकली हिस्ट्री में हर यही होता रहा है। बिल्कुल। एक एम्पायर दूसरे एम्पायर को जो है वो इन्वेट करती हाँ, रही है। इट बिल्कुल। वाज नॉर्म, इट वाज नॉट लाइक कोई मॉडर्न डे वर्ल्ड नहीं था। मूविंग फॉरवर्ड, जनरली साउथ एशिया की पॉलिटिक्स को अगर समझना हो, अरुंधति रॉय हो गई, रवीश कुमार साहब हो गए, इन लोगों के अलावा ज्यादा लोग नहीं है कि जिनसे हम एक ट्रू पिक्चर समझ सकें। क्योंकि आपको आइडिया है कि मीडिया, भले वो पाकिस्तान का मीडिया हो या इंडिया का मीडिया हो या तुर्की का मीडिया हो, एक स्टेट लेवल एक जो बयानिया होता है वो मेंटेन रखता है। तो बिल्कुल। एक तो ऑब्वियसली बता, आपके साथ मौका मिल गया है सीखने का, तो ऑब्वियसली वी होप के हम वी वुड बी एबल टू लर्न। एक जो मैंने देखा है, जो खासतौर पर जो पाकिस्तानी मीडिया है या पाकिस्तान के स्कॉलर्स वगैरह को जिनको मैं फॉलो करता हूँ, देखता हूँ, एक तरह से जो ना इंडिया शनासी, या एक तरह से आप कहेंगे कि भारत फहमी या इंडिया को अंडरस्टैंड करने का उसका तो फुकदान है। उसकी वजह क्या है उसकी, सब वो मुझे कभी समझ में नहीं आया, क्योंकि इंडिया इतना बड़ा इम्पोर्टेंट कंट्री है पाकिस्तान के लिए। और वहाँ पर जो ना बहुत ज़्यादा वो नहीं है पाकिस्तान इंडिया को जानने के सिलसिले में कोई मतलब जो है बहुत ही सती सतह पर है। वहाँ पर जो है ये इंडियन मीडिया को देखते हैं लोग, आप क्योंकि आपके पास मसला ये भी है कि आपका जो इंडिया की अंडरस्टैंडिंग है वो बनती है जो इंडिया का इंग्लिश मीडिया है, अंग्रेजी मीडिया है, जिसमें शेखर गुप्ता है, प्रेम शंकर झा है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोग लिखते रहते हैं, उनमें जो लगता है आपको कि हमें हमारे काम लिखते हैं। लेकिन इंडिया का जो एक्चुअल इसलिए हम कहते हैं कि जब इंडिया में इलेक्शंस होते हैं, तो हम दिल्ली का जो अंग्रेजी मीडिया जिसका मैं भी पार्ट रहा हूँ, तो हम हमें उस वक्त, चूंकि उस वक्त पैसे आते हैं न्यूज़पेपर्स के पास और मीडिया के पास, तो हमें वो भेजते हैं उस वक्त ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए। तो ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए हम जाते हैं जब दिल्ली से, तो कहते हैं कि पहली बार इंडिया का रिपोर्टर जो है भारत चला गया, भारत देखने गया। या इंडिया और भारत जो है ना, बहुत लगता है कि बहुत ही अलग अलग कोई दो कंट्रीज हैं, अलग अलग बिल्कुल ही दो डिफरेंट सिचुएशंस हैं। इंडिया का जो लोकल मीडिया है, खासतौर पर नॉर्थ इंडिया में हिंदी मीडिया है, या फिर नीचे आप जाएँ, नीचे आप मलयालम मीडिया है, तेलुगु मीडिया है, तमिल मीडिया है, मराठी मीडिया है। ये मीडिया जो है एक्चुअली जो ज़हनसाज़ी करता है इंडिया में,
और यही मीडिया है जो पॉपुलर मीडिया है, जो लोगों तक वहाँ पहुँचता है। इस मीडिया को मुझे नहीं लगता कभी भी किसी को ज़रूरत पड़ी है पाकिस्तान में इसको अंडरस्टैंड करने की या इसको देखने की। अगर आप देखें मलयालम मनोरमा जैसा न्यूज़पेपर मलयालम में हर रोज़ तकरीबन 10 लाख छपता है। वहाँ इसी तरह से जो है तमिल का जो मीडिया है थांथी या और कोई भी दूसरे न्यूज़पेपर्स हैं तमिल में हैं या ये दैनिक भास्कर जो हिंदी का न्यूज़पेपर है 30 लाख रोज़ाना। ये आप सोच भी नहीं सकते हैं पाकिस्तान में किसी न्यूज़पेपर की इतनी डेली सर्कुलेशन हो सकती है, डेली इतना पढ़ा जा सकता है। तो लिहाज़ा जो है थोड़ा बहुत जो है पाकिस्तान के जो इदारे हैं, पाकिस्तान में जो थिंक टैंक्स हैं, पाकिस्तान में जो उनको थोड़ा बहुत अपना विज़न ब्रॉडर करना चाहिए इंडिया के सिलसिले में। फिर सबसे अहम चीज़ जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि इंडिया का सोशल स्ट्रक्चर जब आप देखते हैं इंडिया का सोशल स्ट्रक्चर इंडिया का क्योंकि इंडिया में कास्ट बहुत अहम चीज़ है। उत्तर प्रदेश, बिहार या बाकी जगहों पर जब पॉलिटिकल पार्टीज़ को कैंडिडेट्स तय करने होते हैं, जब वोट करने होते हैं, तो कास्ट एक इम्पोर्टेंट फैक्टर वहाँ पर ब बन जाता है। अगर उस फैक्टर को आप नज़र में रखें, तो आप देखें कि इंडिया में अपर कास्ट जो है, वो सिर्फ़ 15% है। लेकिन वो लगभग 85% रिसोर्सेज़ जो हैं, उन पर जो है, वो उन पर उनकी इजारादारी है एक तरह से। अपनी वो मतलब कोई ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन उनकी अपनी लियाकत की वजह से पिछले 5,000 10,000 सालों की एक हिस्ट्री है उनकी नॉलेज की, पढ़ने की। ब्राह्मण 3.5% है, लेकिन अगर आप सिविल सर्विसेज़ में देखें, सिविल सर्विसेज़ में ब्राह्मण तकरीबन 60% से ऊपर है। अभी राहुल गांधी जो है अक्सर अपने जो है पब्लिक जलसों में चीखता चिल्लाता रहता है कि 98 के करीब सेक्रेटरीज़ हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, जिसमें से सिर्फ 3 बैकवर्ड कास्ट्स के हैं, बाकी सब अपर कास्ट हैं। तो इसी तरह से जो आप मीडिया है या बाकी कोई भी फील्ड है वहाँ पर एडिटर्स जो है मेजर न्यूज़पेपर्स के सब ब्राह्मण्स ही हैं। ये जो है फिर उसके बाद जो है न्यूज़पेपर ओनर्स बेशतर क्या सभी ऑलमोस्ट जो मेजर न्यूज़पेपर्स हैं, मेजर मीडिया हाउसेज़ हैं, जो भी आप किसी का नाम लें, इंडिया टुडे से लेकर टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स वगैरह-वगैरह, ये बनिया हैं, जिनकी पॉपुलेशन मेरे ख़्याल में 7% के करीब है। इसी तरह से 5% के करीब जो है, जो ठाकुर या राजपूत हैं, टोटल ये 15% अपर कास्ट बन जाता है। मुझसे आप चैलेंज लें, पाकिस्तान का कोई भी थिंक टैंक, पाकिस्तान का कोई भी जर्नलिस्ट, पाकिस्तान का कोई भी पॉलिटिशियन सिर्फ़ इस 15% के साथ इन टच में है। जो 85% इंडिया है, उसके साथ वो इन टच में है ही नहीं। लिहाज़ा उसको इंडिया की डायनामिक्स के बारे में, इंडिया की सिचुएशन के बारे में कभी भी कुछ पता नहीं चलता है, ना वो कभी कोशिश करता है उसके बारे में जानने की। और इंडिया में अब आप देखें कि दलित्स वगैरह जो हैं, जो लोअर कास्ट्स हैं, उनमें अब एक अवेयरनेस आ रही है, उनकी अपनी चैनल्स हैं, आप उनका मेरे ख्याल में बॉम्बे में एक अपना चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी है दलित्स का वगैरह का। इस तबके के साथ पाकिस्तान का जो अशराफिया है, पाकिस्तान के जो थिंक टैंक्स हैं, पाकिस्तान का जो सोचने समझने वाला या जो इंडिया को सोचने समझने वाला तबका है, वो बिल्कुल नाबलद है। उनके साथ उनका कोई इंटरेक्शन ही नहीं है। लिहाज़ा ज़ाहिर-सी बात है इसका ये रिफ्लेक्ट होता है उनकी जो है इंडिया शनासी में या उनकी जो भारत फ़हमी जो है वो लिहाज़ा बहुत ही लिमिटेड रहती है। I concede that point, but it's not more of a defense. But I would say I understand from the Pakistan media perspective or from a common man perspective कि हमारे अपने internal issues असल में इतने ज़्यादा हैं कि उसी की स्ट्रगल में ही और उसी को ही मनूवर करने में एंड ऑफ कोर्स दिस पॉइंट हैज टू बी टेकन एज वेल दैट जो दोनों कंट्रीज की स्टेट लेवल पॉलिसी होती है वो कहीं ना कहीं ट्रिकल डाउन तक जाती है और फिर उसी वजह से जो एक दूरी है वो बढ़ती है। दूसरा आई वुड लाइक टू आस्क कि जो अभी करंट इलेक्शंस हुए हैं उस में यानी कि अगर आप थोड़ा ब्रीफ बता सकें कि व्हाट डू यू सी द फ्यूचर कार्विंग आउट। आम आदमी पार्टी मतलब एक जमाने में इतनी तेजी के साथ अनऑर्गेनिक एक रॉकेट बूस्टर ग्रोथ किसी पॉलिटिकल पार्टी को साउथ एशिया में हमने तो पहले कभी नहीं देखी। कांग्रेस का कमबैक अभी एक लग रहा है कि एक कांग्रेस ने कमबैक किया है, लेकिन बीजेपी की जो अपनी एक स्ट्रांग पोजीशन है वो बरकरार रही है। 2004 में कांग्रेस पार्टी अपने बलबूते पर तो नहीं लेकिन एक अलायंस के बलबूते पर वापस आ गई थी पावर में 2004 में। और 2004 से लेकर 2009 तक जो है मनमोहन जो
पीरियड था कांग्रेस पार्टी का विद द सपोर्ट ऑफ लेफ्ट, विद द सपोर्ट ऑफ डिफरेंट पार्टीज, जो है अगर आप एक तरह से समझे, ये बहुत बड़ा एक गोल्डन पीरियड था इंडिया की पॉलिटिक्स का एडमिनिस्ट्रेटिवली, क्योंकि इसी में जो है ना बहुत सारे सोशल लेजिस्लेशन, जैसे राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट, ये जो एम्प्लॉयमेंट गारंटी, रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी वगैरह, बहुत सारे सोशल लेजिस्लेशन जिस दौर में पास हुए। और ये वो पीरियड भी था, अगर आपको याद होगा, जो कि बड़ा ग्रोथ का पीरियड था इंडिया के पास। अच्छा उस वक्त जो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन है, इकोनॉमिक रिफॉर्म जो 1990s में हुए थे, उसके फ्रूट्स मिलना शुरू हो गए थे। लिहाजा इंडिया वाज क्वाइट बूस्ट G20 कंट्रीज में, इट वाज वन कंट्री जो, और ये और मेरे ख्याल में तुर्की, ये दो ही कंट्रीज थी जो G20 कंट्रीज में रिसेशंस हुए जिन्होंने विथस्टैंड किया। तो लेकिन उसके बाद जब 2009 में जब कांग्रेस वापस आ गई, और उस वक्त थोड़ा बहुत ज्यादा सीटों के साथ वापस आ गई, उसको ज्यादा अलायंस की जरूरत जब नहीं पड़ी, तो उस वक्त जो है कांग्रेस पार्टी के साथ कि उन्होंने जो है अपने ही प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह को अंडरमाइन करना शुरू कर दिया, क्योंकि उनको राहुल गांधी को अब वो फ्यूचर देख रहे थे कि उसको अब फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर जो है, फ्यूचर लीडर अब राहुल गांधी है। लिहाजा और इसी दौरान 2004 से लेकर 2009 यही एक पीरियड भी रहा जब इंडिया पाकिस्तान के दौरान जो एक पीस प्रोसेस चला, और एक पीस प्रोसेस इस हद तक भी पहुंच गया, ये तो सिर्फ अब साइन करने की तक बस था, साइन करना है तो इंडिया पाकिस्तान के जो मसाइल हैं, सब मसाइल ही हल हो जाएंगे। लेकिन उस पीस प्रोसेस को भी कांग्रेस पार्टी ने खुद ही निशाना बना दिया। उन्होंने कहा कि अगर हम ये करते हैं तो कहीं राहुल गांधी का फ्यूचर उससे जो है इफेक्ट ना हो, लिहाजा उसको खुद ही अंडरमाइन कर दिया। तो कंसिस्टेंटली अपने ही प्राइम मिनिस्टर को अंडरमाइन करना, और कंसिस्टेंटली इस दौरान जो है बहुत सारे स्कैम्स वगैरह जो है, चाहे वो स्कैम्स थे या न थे, क्योंकि बाद में उस वक्त जो है ये आए दिन आते रहते थे, तो उसने जो है एक ऐसी फिजा पैदा कर दी थी उस वक्त कांग्रेस के खिलाफ। लेकिन उसको फायदा उठाने के लिए, अगर आप फायदा उठाने के लिए, यहाँ पर कोई था नहीं। बीजेपी जो है कंसिस्टेंटली इलेक्शन हार रही थी। ये आरएसएस जो एक्चुअली, क्योंकि बीजेपी जो है ना, एज सच खुद एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, इसके पीछे जो है एक राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ आरएसएस का, ये उसका एक पॉलिटिकल विंग है एक तरह से। तो लिहाजा उन्होंने उस वक्त जो है एक पॉइंट उनको उस वक्त मिला था करप्शन का, इंडिया अगेंस्ट करप्शन की एक मूवमेंट स्टार्ट हो गई थे। तो उसमें काफी लोग, उसमें जो लेफ्ट से वगैरह से बहुत सारे लोग थे उसमें। लेकिन उस बाद में जब हम उसको एनालाइज कर रहे हैं, एनालाइज करने के बाद जब बाद में हमें पता चल रहा है कि उस मूवमेंट को जो एक बहुत बड़ा बैग जो पीछे से था वो आरएसएस का ही था, और वो उस वक्त और वो बीजेपी के मुकाबले को एक अल्टरनेट खड़ा करना चाह रहे थे, ताकि कांग्रेस को कोई टक्कर मिले कहीं से। बीजेपी टक्कर दे नहीं पा रही थी, एल.के. आडवाणी टक्कर दे नहीं पा रहे थे, लिहाजा आम आदमी एक पार्टी उन्होंने खड़ी कर दी, आम आदमी पार्टी, उस आम आदमी पार्टी के जरिए कांग्रेस को टक्कर दी जाए, जो कि आम आदमी पार्टी ने दे भी दिया। दिल्ली में उन्होंने इलेक्शंस जीत गए थे, फिर स्वीप कर दिया था ऑलमोस्ट वो इलेक्शंस। लेकिन इसी दौरान बीजेपी के अंदर से इलेक्शंस पर इलेक्शंस हार रहे हैं 2013 में, खास तौर पर बीजेपी के अंदर से एक क्या कह सकते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग हुआ था। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन जब उन्होंने एक हुआ था गोवा में, बीजेपी की नेशनल एग्जीक्यूटिव था, तो वहां पर उन्होंने क्या कि हम ये ग्राउंड क्यों आम आरएसएस को कहा कि आप क्यों ग्राउंड आम आदमी पार्टी को दे रहे हैं, किसी इंडिया अगेंस्ट करप्शन को दे रहे हैं, तो हम अपनी लीडरशिप चेंज करेंगे। तो गोवा में वहां पर उन्होंने उस वक्त अपनी लीडरशिप चेंज कर दी, जो एक नरेंद्र मोदी को वो लेकर आ गए एज ए प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट। नरेंद्र मोदी को लाने का मतलब ये था कि एक तो ये था कि वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर रह चुके थे। गुजरात तो वैसे भी एक बड़ी प्रॉस्पेरस स्टेट हमेशा से रही है इंडिया की, उसका उसका बीजेपी के साथ या किसी और के साथ कोई कनेक्शन नहीं है बहुत पहले से ही, क्योंकि शोर पर रही है वहां से लोग, बिजनेस मैन, बहुत ही एक एंटरप्रेन्योर स्टेट है ये गुजरात। लिहाजा एक प्रॉस्पेरस स्टेट थी। उस प्रॉस्पेरस स्टेट को जो है उन्होंने मॉडल बनाना शुरू कर दिया पूरे इंडिया के लिए। देखो गुजरात में हमने ये डेवलपमेंट की है, गुजरात में ये डेवलपमेंट्स हुई हैं, आप उसको जो है, तो चीफ मिनिस्टर डेवलपमेंट प्लस जो चीफ मिनिस्टर था गुजरात का, ये ऑलरेडी पोलराइजिंग फिगर था। 2002 में जो राइट्स हुए थे, या उससे पहले भी जो इसका रिकॉर्ड रहा है नरेंद्र मोदी का, लिहाजा एक पोलराइजिंग फिगर था। लिहाजा पोलराइजेशन
प्लस फाइट अगेंस्ट करप्शन, ये दोनों चीजें जो है इकट्ठा हुई, और जिस चीज ने 2014 में बीजेपी को एक स्वीप करवा दिया ऑलमोस्ट इलेक्शंस में, और कांग्रेस को हरा हरा दिया। लेकिन जो आम आदमी पार्टी जो थी, जाहिर सी बात है, आम आदमी पार्टी एक्चुअली आरएसएस का प्रोजेक्ट बी था, तो लिहाजा उनको प्रोजेक्ट ए ही जब सक्सेस हुआ, लिहाजा फिर प्रोजेक्ट बी की उनको फिर ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी। इसलिए आम आदमी पार्टी फिर दिल्ली में ही रुक गई, और ज़्यादा से ज़्यादा उसके बाद फिर पंजाब में वो जीत गई थी। बाकी कंट्री में जो है आम आदमी पार्टी कोई बहुत बड़ा एक पॉलिटिकल जो है स्टेप्स या कोई कदम उठा नहीं पाई, या उस जा नहीं पाई बाकी स्टेट्स ये में। ये ये एटलीस्ट मेरे लिए तो रिविलेशन से कम नहीं है। ये आपकी राय है, इट्स अ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी या ये फैक्ट है कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं, मैं कि तो आम आदमी पार्टी। ये पूरा पीरियड जो है मैंने इंडियन पॉलिटिक्स को ही कवर किया है, लिहाजा मैं आई वाज एक्चुअली, क्या कह सकते हैं, एक तरह से नेक डीप। मुझे याद है जब उनका एक इंडिया अगेंस्ट करप्शन का एक वो हुआ था एक दिल्ली में, तो हमने उस वक्त, मुझे याद है, हमने उस किया था, चाहे पानी उनका शुरू हो रहा था, पानी पानी आता कहाँ से है, रोज का रोज क्रेट्स में ट्रक्स में पानी आ रहा है, या आ कहाँ से रहा है, तो मालूम हुआ ये तो आरएसएस के हेड को वहां से आ रहा आता है। सो व्हाट यू तो आर वहां सेइंग से तो कि दुनिया, मैं मादत आपकी बात काट रहा हूँ, दुनिया भर के जो प्रोग्रेसिव हैं वो आम आदमी पार्टी को गलत जज कर रहे थे इतने अरसे से। नहीं, आम आदमी पार्टी का जो स्टांस था या उनका जो क्रुसेड था, इट वाज करप्शन के अगेंस्ट था, वो उसमें सभी साथ में थे, उसमें मतलब कोई दो राय ही नहीं है उसमें। क्योंकि वो आगे एक कांग्रेस थी, सेकुलर कांग्रेस थी, रीजनल पॉलिटिकल पार्टी जो कांग्रेस को सपोर्ट कर रही थी, आगे वो थी। लेकिन वो था कि जैसे मेरे लिए, हम समझते थे कि चलो हमें एटलीस्ट कम से कम एक सेकुलर ऑल्टरनेटिव मिला कांग्रेस के लिए, हमारे लिए ये था। आरएसएस के लिए ये था, क्योंकि बीजेपी कंसिस्टेंटली हार रही है, उनको किसी तरह से कांग्रेस को पहले, आरएसएस कांग्रेस को ये किसी तरह से बाहर निकालना है, उसके बाद फिर इनसे निपटेंगे। लिहाजा ये उनका, ये पहले तो उनका ये था प्रोजेक्ट ए, फिर था अगर ये जिस वक्त ये कांग्रेस को हरा देंगे, कांग्रेस को पूरी तरह बदनाम करेंगे, कांग्रेस को पूरी तरह खत्म कर देंगे, फिर बीजेपी सामने आ जाएगी। लेकिन जब गोवा में बीजेपी का नेशनल एग्जीक्यूटिव का जो ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन हुआ, वहां पर जो है जब नरेंद्र मोदी सामने आ गए, क्योंकि अगर उस वक्त भी इलेक्शन मेरे ख्याल में एल के अडवाणी के अंडर होता, तो ये उस वक्त भी हार जाते, वो इलेक्शन भी शायद हार ही जाते, ये इतनी सीटें नहीं ला पाते ये तो उस वक्त नरेंद्र मोदी की वजह से, और जिस तरह से, क्योंकि ये नरेंद्र मोदी का एक चीज़ है ही, उसका एक पल्स है टेक्नोलॉजी के ऊपर था, वो बहुत पहले से मैंने उसको कवर किया है, बहुत पहले से जब वो जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज होते थे बीजेपी के। मुझे याद है उसको तो बड़ा, कोई किसी के पास कोई नया टेप रिकॉर्डर आता था तो बड़ा इसमें इंटरेस्ट लेता था कि ये क्या है, कैसे, लिहाजा उसने सोशल मीडिया को इस्तेमाल करना, और फिर गुजरात से उसके आने से क्या हुआ, गुजरात के आने से उनके पास इलेक्शन लड़ने के लिए फंड्स आ गए, पैसे खूब आ गए, क्योंकि चीफ मिनिस्टर था ये, तो इंचार्ज था फंड्स का, और बड़ी प्रॉस्पेरस स्टेट का था। तो लिहाजा वो फिर उसके बाद उनका प्रोजेक्ट ए बन गया, फिर आम आदमी पार्टी उसके बाद देखें, आम आदमी पार्टी ने फिर उसके बाद कौन सा इलेक्शन जीता दिल्ली के बगैर, कहीं जीता ही नहीं। दिल्ली में भी आप देखें, दिल्ली में वो पार्लियामेंट का इलेक्शन हमेशा हारते हैं, पार्लियामेंट का इलेक्शन वहां बीजेपी जीतती है दिल्ली में, और असेंबली का इलेक्शन आम आदमी जीतती है। मोदी जी के जो टेक्नोलॉजिकल यानी कि एक एक्यूमेन था वो हमेशा से था। जी एंड वी कैन सी कि इन द लास्ट 10 इयर्स वो इंडिया ना सिर्फ इकोनॉमी में बल्कि टेक्नोलॉजी के अंदर भी एक बहुत बड़ी एक राइजिंग एक पावर निकल के आई है। ब्रिक्स उसका एक समझे कि एक छोटा सा एक अक्कासी करता है कि ब्रिक्स में इंडिया का जो रोल है। क्या ये क्रेडिट बीजेपी को दे देना ठीक है कि इंडिया जो एक समझे कि एक थर्ड वर्ल्ड डेवलपिंग कंट्री के तौर पे हमेशा से कंसिडर किया जाता है वेस्ट के अंदर भी, ओवरऑल जीसीसी कंट्रीज के अंदर भी, इंडिया को ये एटलीस्ट एक इकोनॉमिक फॉरेन पावर के तौर पे बीजेपी ने दिया है। एंड वी कैन सी कि जब रशिया यूक्रेन वॉर हुई थी, सो ईयू के और यूएस के कहने के ऊपर पाकिस्तान ने तो फौरन से कह दिया था कि ठीक ठीक है, हम जो भी ट्रेड है वो नहीं करेंगे रशिया से, बट इंडिया ने अपनी ट्रेड कंटिन्यू रखी। तो ये इट कैन ओनली बी पॉसिबल कि अगर आपकी एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक और फॉरेन पॉलिसी हो। क्या ये क्रेडिट बीजेपी को देना बनता है? देखिए, इंडिया के जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर है नेहरू, एज ए कश्मीरी जो है ना, मेरे उसके बारे में शायद बायसेस हो सकते हैं कि उसने जो है ना एक इस रीजन में एक मसला क्रिएट करके रख दिया, और साउथ एशिया को एक फांसी पर चढ़ा के रखा हुआ रख दिया। लेकिन अगर आप नेहरू की अगर आप नेहरू को उसमें माइनस करके इंडिया के नज़र से आप देखते हैं नेहरू को, वो जो 17 साल इंडिया को मिले, और जो विजन नेहरू का मिला इंडिया को जो है, मेरे वो नेहरू को वो कभी भी कोई कांट बी डिस्काउंटेड फॉर दैट। क्योंकि सबसे बड़ी, जब उसको ही टुक इट ओवर, उसको उसने दिमाग बना लिया उस वक्त कि इंडिया को एक मैन्युफैक्चरिंग पावर बनाना है, इंडिया को एक टेक्नोलॉजिकल पावर बनाना है।
इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग पावर और टेक्नोलॉजिकल पावर बनाने के लिए क्या ज़रूरी है? एक क्रेडिबल इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ एंड इंस्टीट्यूट्स, तो 4 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज़ बनाए गए। ये आईआईटीज़ जो है यहाँ पर जो है देयर इज़ नो कंप्रोमाइज़ ऑन इट्स एडमिशंस, हमेशा से टॉप ब्रेन जो है 12th के वही वहाँ पर आईआईटीज़ में पहुँचता है। और आईआईटीज़ में जो पढ़ाई के लिए और जो एक्सपेरिमेंट लेबोरेटरीज़ के लिए कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाता है। मुझे याद है हमारे कोई 2 वहाँ पर काम करते थे जिस वक़्त इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट्स किए थे। इंडिया ने जब न्यूक्लियर टेस्ट्स किए थे तो उनका उसको जो लेबोरेटरी में उसको टंगस्टन एक मटेरियल है जो न्यूक्लियर में भी यूज़ होता है, तो वहाँ उस पर कुछ को एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। जापान ने सैंक्शंस लगाई थी, वो टंगस्टन उन्होंने बंद कर वहाँ से आता आ नहीं रहा था। लेकिन जो है उन्होंने जो है उनको वो उन्होंने कहा कि मैं उस उन्होंने अपने द गाइड को कहा था कि मैं एक्सपेरिमेंट जो है एक सिमुलेशन कर सकता हूँ, सिमुलेट कर दूँगा ताकि जो होता है बाकी उन्होंने कहा नहीं सिमुलेशन नहीं करना, आपको एक्चुअल टंगस्टन आ जाएगा आपके पास तब आप एक्सपेरिमेंट करें। तो लिहाजा इतनी इस हद तक जो है दिस आईआईटीज़ दे आर ऑल एमआईटी के पैटर्न पर है, बिल्कुल जो अमेरिका में जो एमआईटी के पैटर्न पर। ये आईआईटीज़ जब बने इन आईआईटीज़ ये तो अलग बात है कि ये इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग पावर इसलिए नहीं बना पाए आईआईटीज़ क्योंकि यहाँ से जो एल्यूमिनाई निकलता है, एल्यूमिनाई पहुँच जाता है सीधा अमेरिका। अमेरिका के जो भी इदारे हैं, चाहे जो भी वहाँ जो आप देखें जो मेजर जो वहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट के या गूगल के वगैरह के जो भी वहाँ टेक्नोलॉजिकल मार्वल्स हैं इंडिया, वहाँ के जो भी हेड्स हैं वही आईआईटी के फारिग हैं, आईआईटी के फारिग है। एक ये बहुत बड़ी एक ये जस्ट बिकॉज ऑफ नेहरू ये आईआईटीज़ की वजह से ही इंडिया को ये पॉइंट मिला। ये उसके बाद इंडिया ने जो है कि हमें जो है थिंक टैंक्स हमारी हैं, फॉरेन पॉलिसी वगैरह है, अल्टरनेट फॉरेन पॉलिसी, अल्टरनेट पॉलिसीज़ वगैरह जो उसके लिए हमें सोशल इंस्टीट्यूशंस चाहिए। तो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी बन गई। एक बहुत ही हाई क्लास, हाई मतलब जहाँ जो है ना कोई कंप्रोमाइज़ेज़ नहीं और बिल्कुल एक ऐसी यूनिवर्सिटी जिसने जो है सोशल साइंटिस्ट्स दिए इंडिया को। दुनिया की कोई ऐसी थिंक टैंक इस वक़्त नहीं है जिसमें कोई इंडियन ना बैठा हो और उसकी वजह यही है कि ये सोशल साइंसेज़ की बेस बनाई गई वहाँ पर इंडिया में उस बेस से और इसका जो है कटिंग अक्रॉस चाहे कोई भी वहाँ पर पावर में आया, कभी बीच में जनता पार्टी आ गई पावर में, कोई भी आ गया, इवन बीजेपी पावर में आ गई, जो भी पावर में आ गया। लेकिन जो ये बेस बना चुका था नेहरू, इसी बेस के ऊपर ही सबने बिल्ड अप किया। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि नेहरू तो था नॉन अलाइन्ड मूवमेंट में, उसने एक वन ऑफ द लीडर था, इंडिया एज ए लीडर था नॉन अलाइन्ड मूवमेंट का। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखें इंडिया हमेशा से जो है नॉन अलाइन्ड से ज़्यादा इंडिया नेशनल इंटरेस्ट पर यकीन रखता है। उनके नेशनल इंटरेस्ट में उस वक्त नॉन अलाइन्ड था तो दे वर नॉन अलाइन्ड क्योंकि वो नॉन अलाइन्ड में रहना उनके लिए बहुत ज़रूरी इसलिए भी था क्योंकि वो थे सोवियत यूनियन के करीब बिकॉज ऑफ देयर सोशलिस्ट नेहरू का एक सोशलिस्ट आइडियल्स थे उसके बिकॉज उसके थे करीब लेकिन वो अमेरिका से भी दूर नहीं जाना चाह रहे थे और वो अमेरिका को भी बिल्कुल ही खुश रखना चाहते थे अमेरिका भी ऑलवेज दे ऑलवेज केप्ट अमेरिका आल्सो इन ए गुड ह्यूमर तो फिर दूसरा फिर उनका लिहाजा हमें फिर नॉन लैंड मूवमेंट के बाद जब उसकी रिलेवेंस खत्म होती गई तो इंडिया ने भी उससे किनारा कशी करना शुरू कर दिया और वो कांग्रेस गवर्नमेंट के ज़माने में ही उन्होंने किनारा कशी करनी शुरू कर दी थी जब अमेरिका के साथ उनको न्यूक्लियर डील करनी पड़ी तो लिहाजा जो है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी हैज़ ऑलवेज बेस्ड ऑन द नेशनल इंटरेस्ट रादर देन एनी आइडियोलॉजी के साथ वो नेशनल इंटरेस्ट हर वक्त बदलता रहता है अब ये जो फॉरेन पॉलिसी आप देखते हैं प्रो अमेरिका या प्रो वेस्ट फॉरेन पॉलिसी जो आप देखते हैं नरेंद्र मोदी की 2014 के बाद उसमें ज़्यादा तेज़ी आ गई लेकिन उसकी जो बुनियाद जो है वो मनमोहन सिंह के ज़माने में ही शुरू हो गई थी फॉरेन पॉलिसी एक ऐसी चीज़ है इंडिया में कि जो कटिंग अक्रॉस पार्टी लाइंस रहती है उसमें जो है कोई पॉलिटिकल डोमेस्टिक पॉलिटिक्स बहुत कम फॉरेन पॉलिसी को वहाँ असर ये करती है एक्सेप्ट जो है द इशू ऑफ पाकिस्तान पाकिस्तान और खासतौर से उनकी हिंदू नेशनलिस्ट जो है उनके लिए बड़ा उनके लिए ये उनको वोट कमाने वोट के लिए जो है कहते हैं कि वो उनकी 3 इश्यूज हैं हिंदू नेशनलिस्ट्स के एक गाय है जो 2014 में कैश किया गया और फिर उसके बाद पाकिस्तान है जिसको 2019 में कैश किया गया फिर मुसलमान है जिसको 2024 में कैश किया गया ये 3 इश्यूज हैं हिंदू नेशनलिस्ट्स के पास पावर में आने के लिए
तो आप बीजेपी को और हिंदू नेशनलिज्म को म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट समझते हैं? दोनों चीजें गो हैंड इन हैंड, नंबर वन। एंड नंबर टू, क्या ये जनरल कंसेंसस है इंडिया का, या आपके ख्याल में एक छोटी सी माइनॉरिटी है कि जिसके पास रिसोर्सेज ज्यादा हैं वो उसको एक्सप्लॉइट कर रही है? मतलब अगर तो वी वी आर प्रोपेगेटर्स ऑफ डेमोक्रेसी एंड द विल ऑफ द पीपल, तो उस लिहाज से अगर इंडियन की एक लार्जर पॉपुलेशन चाहती है कि जी हमें एक हिंदू नेशनलिज्म स्टेट चाहिए, तो उसमें उसमें एक नंबर वन उसमें इशू क्या है कि अगर एक लार्जर कंसेंसस चाहिए, अगर तो ये हकीकत है कि वाकई में ये एक मेजॉरिटी कंसेंसस है, बल्कि एग्जिस्ट करता है। दूसरा ये है कि तो उस इस सूरत के हाल में कि अगर तो ये थीसिस सही है कि ये एक मेजॉरिटी कंसेंसस है, तो उसमें जो मिनोरिटीज हैं, जैसे मुस्लिम मिनोरिटी है, सिख मिनोरिटी है, क्रिश्चियन मिनोरिटी है, वो इसको अपोज सिर्फ इस वजह से करते हैं कि उनको एक इमेजिन्ड फेयर है कि भाई हमारे साथ कुछ कुछ गलत हो जाएगा, या उसमें कुछ सब्सटेंस भी है? देखिए 1984 का जब इलेक्शन हुआ था, बीजेपी को उसमें 2 सीटें मिली थी और बीजेपी के जो भी टॉप लीडर्स हैं, अटल बिहारी वाजपेयी भी इलेक्शन हार गए थे। और जब इलेक्शन हुआ 89 में बीजेपी को 85 सीटें आ गई और उसके बाद बतदरीज उनकी सीटें इंक्रीज होते गई फिर। और अब जो है तकरीबन मोदी के जम 200 मतलब 200 अभी 244 के करीब है, तो उससे पहले 290 थी। तो ये जो फिनोमिनल इंक्रीज जो हुआ, ये 2000 जब उनकी पास सिर्फ 2 सीटें आ गई थी 84 में, उस वक़्त उनकी समझ में नहीं आता अब क्या करें हम? कैसे हाउ शुड वी सर्वाइव इन द पॉलिटिक्स? फिर पालनपुर में एक रेज़ोल्यूशन इनकी एक मीटिंग हुई बीजेपी नेशनल एग्जीक्यूटिव की, उसमें एक रेज़ोल्यूशन पास हुआ। उसमें देन दे अडॉप्टेड दिस राम मंदिर। कुछ लोग जो है पाकिस्तान में वो कहते हैं कि बीजेपी का जो उरूज हुआ वो इस वजह से हुआ क्योंकि कश्मीर में मूवमेंट स्टार्ट हो गई, कश्मीर में जो है मिलिटेंसी उसका उन्होंने फ़ायदा उठाया। ये बिल्कुल गलत है। ये पालनपुर रेज़ोल्यूशन में उन्होंने राम मंदिर का इश्यू उठाया और राम मंदिर के इश्यू को फिर उन्होंने पब्लिक इमेजिनेशन में लेकर आ गए। उस पब्लिक इमेजिनेशन में राम मंदिर की मूवमेंट ये एडवाणी ने फिर 89 वो जो रथ यात्रा की पूरे कंट्री की, तो उसकी नॉर्थ इंडिया की ख़ास तौर पर बिहार में उसको लालू प्रसाद यादव ने अरेस्ट भी किया उस पर। तो अल्टीमेटली दैट एक्चुअली कल्मिनेटेड इनटू December 6, 1992 द डिमोलिशन ऑफ बाबरी मस्जिद। तो लिहाजा ये जो है ये था ये 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 पोलराइजेशन थी। लिहाजा जो है ना इस पोलराइजेशन की वजह से जो है बीजेपी को पॉलिटिकल एडवांटेज मिल गया कांग्रेस के अगेंस्ट। अदरवाइज पहले क्या होता था, पहले जैसे आरएसएस जो है ना उसके अपने लोग होते थे कांग्रेस में। कांग्रेस के कई जनरल सेक्रेटरीज जो है जिनको मैं जानता हूँ जो आरएसएस बैकग्राउंड से होते थे, आरएसएस बैकग्राउंड से थे। लिहाजा पहले डिडंट हैड अपनी कोई सेपरेट पॉलिटिकल पार्टी उनकी नहीं होती थी। सेपरेट पॉलिटिकल पार्टी उन्होंने पहले बनाई थी भारतीय जनसंघ, और उसकी बनाने की वजह भी यही हुई थी जब आरएसएस पर पाबंदी लगी थी, नेहरू ने लगवाई थी गांधी के कत्ल के बाद। तो उस वक्त आरएसएस को एहसास हुआ कि हम किसी ने हमारे हक में आवाज नहीं उठाई, इसलिए हमें अपनी पॉलिटिकल एक वॉइस चाहिए, चाहे वो पॉलिटिकल वॉइस कितनी भी छोटी सी वगैरह हो लेकिन होनी चाहिए। तो भारतीय जनसंघ बनाई थी जो फिर तहलील हो गई थी जनता पार्टी में 77 में। फिर उसके बाद बीजेपी भारतीय जनता पार्टी बन गई थी 1980 में, और पहला इलेक्शन ही भारतीय जनता पार्टी ने 84 में ही लड़ा था। तो उन्होंने उस वक्त 84 में दे डिडंट प्ले अ पोलराइजेशन कार्ड। लेकिन फिर जब 89 का इलेक्शन हुआ उसमें तो देख उनका एक पोलराइजेशन कार्ड उनको मिल गया था राम मंदिर उस वक्त पालनपुर रेजोल्यूशन का। तो मतलब फर्स्ट जो बीजेपी का जो असली उरूज है वो दैट इज बिकॉज ऑफ राम मंदिर, और दैट इज बिकॉज ऑफ दे मतलब ये जो थर्ड मैंने आपको बता दिया मुसलमान मुसलमान के खिलाफ एक या मुसलमान के अगेंस्ट में, या अपना ये पिछले 1000 साल का जो रूल है मुसलमानों का उसको बताना लोगों को कि उसमें कितना जुल्म हुआ तुम लोगों के ऊपर, कितना ये हुआ, तो उसको लेकर जो है इट वाज द फिर उसके बाद जो है एलिमेंट ये 2019 में नरेंद्र मोदी ने जो एलिमेंट दाखिल किया वो था ये पाकिस्तान का, एंड दैट प्लेड क्वाइट वेरी वेल फॉर हिम। एंड दैट इज अगर 2019 का इलेक्शन मार्च में हुआ था, अप्रैल मई में हुआ था, और जनवरी में जब पहली ओपिनियन पोल हुआ था तो उसमें तो वो
उसमें तो उनको मुश्किल से तकरीबन मतलब ऑलमोस्ट तकरीबन ही वाज़ क्वाइट मतलब 25 पॉइंट्स लो। लेकिन ये है कि बिकॉज़ ऑफ दैट पुलवामा और पुलवामा के बाद जो कुछ हुआ वगैरह दैट दे क्रिएटेड दैट यूफोरिया अगेंस्ट पाकिस्तान, उसका जो है तकरीबन 55 पॉइंट्स जो है आगे बढ़ गई है। ये 25% पॉइंट्स कवर करने के बाद भी और मतलब मुश्किल से जो है ना मेरे ख्याल में शायद 100 करीब 150 160 सीटें सब कह रहे थे मिल रही सो है, लेकिन देन दे क्रिएटेड 2290 सीट्स उसी की वजह से मिल गई। ओके, सो व्हिच मीन्स कि ये जो हिंदू नेशनलिज्म है, ये एक मैन्युफैक्चर किया गया है, ये एक आर्टिफिशियली एक समझें कि एक क्रिएट किया गया है, ये पहले एग्जिस्ट नहीं करता था। दैट्स योर हाइपोथेसिस। नो हिंदू नेशनलिज्म जो है ये वीर सावरकर इसका ओरिजिनेटर है। इट हैज बीन राइट फ्रॉम द अर्ली 20th सेंचुरी है, लेकिन ये है कि उसको जो है दे डिडंट हैड ए सेपरेट वॉइस है विद इन कांग्रेस पार्टी ही था। विद इन कांग्रेस पार्टी जैसे पटेल सरदार पटेल था फर्स्ट होम मिनिस्टर, या उसके बाद जो लोग उसके जो थे विद इन कांग्रेस ही होते थे। लेकिन जो हिंदू नेशनलिज्म को एक तरह से जो है एक बूस्ट जो है दैट इज पोस्ट 84 फिनोमिनन, दैट इज पोस्ट जो पालनपुर रेजोल्यूशन मैंने आपको बीजेपी का बता दिया है उसके बाद का फिनोमिनन है, जब उसको एक्चुअली बिकॉज दे डिडंट उनको एक इश्यूज चाहिए ना जो मैंने कहा ना बेस इसकी हिंदू नेशनलिज्म की बेस 3 पिलर्स पर है। उनको एक राइवल, एक एनिमी चाहिए, एक हाँ कॉमन तीन एनिमी। तीन पिलर्स हैं। 3 पिलर्स में मुसलमान, मतलब गाय, काउ प्रोटेक्शन, और तीसरा है मुसलमान, ओके, तीसरा है पाकिस्तान। ओके, सो हिंदू नेशनलिज्म में क्योंकि पाकिस्तान इसलिए है क्योंकि एक पार्टीशन हुआ है, यू कांट फॉरगेट दैट। सही है, एक ठीक है। पार्ट एक पार्टीशन हुआ है, एक तरह से अगर आप हिंदू नेशनलिज्म की हिंदू नेशनलिस्ट जो कट्टर हिंदू नेशनलिस्ट है उसकी नजरे से आप देखें ना, उसके नजरे से एक भारत माता का टुकड़े किए गए। लिहाजा ही इज स्टिल इन दैट फ्रेम ऑफ माइंड, वो भारत माता को टुकड़े किए गए, भारत माता को इसका उसको। लेकिन अगर नरेंद्र मोदी का खुद का 2014 में जब बनना था उसको, उसने एक उर्दू न्यूज़पेपर है नई दुनिया, उसको एक इंटरव्यू दिया था। मेरे ख्याल में वो इंटरव्यू को देखना चाहिए। उसमें उसने उसको पूछा, उसने जो शाहिद सिद्दीकी है उसने उसको शायद पार्टीशन के ऊपर सवाल पूछा था या इसी ने खुद ही पूछा था। उसने उसको कहा था कि तुम लोग जो है इंडियन मुसलमान एनविसेज करते हो कि इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश दोबारा वापस आ जाए और तुम लोगों की मेजॉरिटी हो जाए। मतलब ही मेंशन्ड इन दैट सेंस कि दैट हम वो नहीं होने देंगे। सही। सो हिंदू नेशनलिज्म में ऐसे कौन से एलिमेंट हैं कि जो डेमोक्रेसी के लिए, फ्रीडम के लिए आप समझते हैं कि ये होंगे तो खतरा है, विच मीन्स के इन इन अदर वर्ड्स, जो करंट हिंदू नेशनलिज्म है उसमें ऐसे कौन से एलिमेंट निकाल दिए जाएं जो इंडियन एक लार्जर ऑडियंस के लिए एक्सेप्टेबल बन जाए। देखिए एक हिंदू नेशनलिज्म जो है जो वाजपेयी का भी था, वाजपेयी भी अगर पावर में आने से पहले अगर आप उसकी स्पीचेस देखें या जब वो भी राम मंदिर वगैरह के लिए स्पीचेस करता था, दे वर नॉट, वो भी बहुत ज्यादा पोलराइज्ड होती थी स्पीचेस। लेकिन जब वो पावर में आ गया देन ही बिकेम ए क्वाइट वेरी मॉडरेट, क्वाइट सॉफ्ट। और उसने एक ऐसी गवर्नमेंट, मतलब ऐसी गवर्नमेंट उसने सुपरवाइज की जो बड़ी एकोमोडेटिव गवर्नमेंट थी। एक वो अगर आप देखेंगे पाकिस्तान के साथ भी उसने बड़ी कोशिश की एक तरह से किसी तरह से जो है, क्योंकि एक चीज वैसे दैट वन थिंग दैट हैज एक्चुअली गॉन इनटू द माइंड्स ऑफ वाजपेयी, मुझे याद है कई बार जब एक ऑफ रिकॉर्ड वगैरह गुफ्तगू वगैरह होती थी, उनका कहना था कि अगर हम पाकिस्तान के साथ अगर हमारा अमन हो जाता है तो वो जो है बहुत बड़ा एक सैल्यूटरी इफेक्ट हो जाता है विद इन इंडिया फॉर माइनॉरिटीज। तो वो अपने आप को खौफ में मुब्तला महसूस नहीं करते हैं। और चूंकि वो मैंने जैसे आपको कहा कि हिंदू नेशनलिज्म का एक इशू पाकिस्तान भी है, अगर वो निकाल दिया जाए तो ऑटोमेटिकली मुस्लिम इशू भी एड्रेस हो जाता है। दैट वाज समथिंग है, और उसने वो दैट दैट हैपेंड एक्चुअली, उसकी कोशिश की गई थी। अगर आप हुई थी उस जमाने में, दे थॉट कि दैट इन द नेशनल इंटरेस्ट, इन द नेशनल जो है इंडिया के इंटरेस्ट में इट इज नेसेसरी। क्योंकि मैं अब ये दूसरा पाकिस्तान तो अब बन नहीं सकता है, माइनॉरिटीज हैं वहां पर, 20 करोड़ के करीब मुसलमान है, ज्यादा ही है। मतलब इंडोनेशिया के बाद सबसे बड़ी पॉपुलेशन मुसलमानों की जो है इंडिया में ही है। अगर इनको आप बिल्कुल ही पीछे रखेंगे, इनको आप सिस्टम में इंक्लूड नहीं करेंगे,
तो उससे तो ओवरऑल इंडिया का ही प्रोग्रेस नहीं हो सकता है। लिहाज़ा इनको इस प्रोग्रेस का हिस्सा, प्रोग्रेस की स्टोरी बनना बनने देना बहुत ज़रूरी है। दैट वाज़ अ फीलिंग दैट टाइम, जिस जो फीलिंग बाद में मनमोहन सिंह के ज़माने में भी, जब उसने सच्चर कमेटी की रिपोर्ट बनाई थी मुसलमानों की सोशियो पॉलिटिकल, सोशियोलॉजिकल, इकोनॉमिक एडवांसमेंट के सिलसिले में, उसका भी पॉइंट यही था, क्योंकि ये कम्युनिटी जो है पार्टीशन के बाद इनको किसी ने, दे हैव बीन ऑलमोस्ट ऑर्फन्ड। इंडिया का जो मुस्लिम एलीट था वो सब का सब वो पाकिस्तान चला गया। पीछे जो रह गए ये बहुत ही बेचारे लोअर लेवल के लोग रहे। अब वहाँ दलित जो था, जो इनके साथ था, वो तो बिकॉज़ ऑफ दिस अफर्मेटिव एक्शन तो कहीं से कहीं पहुँच गया। ये लोग जो बिल्कुल ही बैकवर्ड रह गए, उनको आगे लाना ज़रूरी है, ताकि ये ओवरऑल इंडिया की प्रोग्रेस स्टोरी का एक हिस्सा बन जाए, हिस्सा बने। मेरे ख्याल से हम इस कॉमन ग्राउंड पे तो शायद एग्री कर रहे हो कि हिंदू नेशनलिज्म से हमें इशू नहीं होना चाहिए। इशू ये है कि उस हिंदू नेशनलिज्म की बेस के ऊपर जो पॉलिटिक्स कर रही है करंट बीजेपी, पोलराइज़ेशन ऑब्वियसली पोलराइज़ेशन इज़ एन इश्यू। हाँ, हिंदू नेशनलिज्म अगर फेयर फेयर प्ले ग्राउंड पे हो। गांधी से बड़ा हिंदू नेशनलिस्ट कौन हो सकता था? ही वाज़ अ प्रैक्टिसिंग हिंदू, was a practicing Hindu, but he was not a threat to Muslims. वाजपेयी तो प्रैक्टिसिंग हिंदू था ही नहीं। तो या बहुत सारे मैंने जो मौलाना हजरत मोहानी वाज अ प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, लेकिन वो ही वाज ए लेफ्टिस्ट, ही वाज इन द कांग्रेस, वो लेफ्ट पार्टी में था। तो लिहाजा जो है, दिस वेदर somebody is a practicing Muslim, somebody is a practicing Hindu, that is not an issue, that is not a threat. थ्रेट इज व्हेन ही टेंड्स टू बी पोलराइज, जब वो पोलराइजेशन की कोशिश करते हैं। सही सही। और हम देख रहे हैं इन रीसेंट टाइम। मौलाना अबुल कलाम आजाद वाज अ प्रैक्टिसिंग सही मुस्लिम। सही। इन रीसेंट टाइम वी हैव सीन के जो माइनॉरिटीज हैं इंडिया की, स्पेशली मुस्लिम, उसमें फिर सिख भी आते हैं, क्रिश्चियन भी आती हैं। इनकी जो कंप्लेंट्स हैं कि दे आर बीइंग ट्रीटेड एज सेकंड क्लास सिटीजन, हाउ ट्रू इट इज? मतलब यही सिर्फ इतना था कि पहले फसादात वैसे होते रहते थे, लेकिन कोई ना कोई एक आंसू पूछने वाला आता था। अब आंसू पूछने वाला ही नहीं आता है कोई। पहले कैबिनेट में कोई मुसलमान मिनिस्टर होता था, वो उसका काम होता था कि अपनी कम्युनिटी वम्युनिटी को देखना, या कोई हैदराबाद से कोई मुसलमान दिल्ली आ गया, कहीं से कोई आ गया, तो उसको पता था कि मुझे फलानी मुसलमान मिनिस्टर है, चलो पहले इसमें था मुख्तार अब्बास नकवी था, या इससे पहले होता था कोई ना कोई, या मुसलमान होता था, गुलाम नबी आज़ाद होता, कोई होता था, उसके पास जाकर जो उनको ज़रा बता दूँ कि हमारे इलाके में ये मसले हैं, ये मसले हैं, वहाँ पर गटर ठीक नहीं है, सीवर नहीं है, पानी का मसला नहीं है, ये नहीं, वो नहीं है। अब तो कैबिनेट में कोई मुसलमान मिनिस्टर है ही नहीं। अब वो आए जाएगा भी तो किसके पास जाएगा? ये डिसएम्पावरमेंट हुई है पोस्ट 2014, एंड इट इज़ सो ग्लेयरिंग। पॉलिटिकल डिसएम्पावरमेंट का एहसास है इंडिया में माइनॉरिटीज़ को। बीजेपी मुसलमानों को टिकट ही नहीं देती है इलेक्शन लड़ने के लिए। कांग्रेस फिर भी टिकट देती थी मुसलमानों को इलेक्शन लड़ने के लिए, इलेक्शन लड़वाती थी उनको, अगर इलेक्शन में नहीं आते थे तो राज्यसभा से उनको लाती थी, या कम से कम 1-2 मिनिस्टर्स होते थे मुसलमान। तो लिहाजा जो है ना, ये सब चीज़ें जो है ना, देर दीज़ थिंग्स हैव एक्चुअली चेंज्ड। इसमें क्या ये सिंप्लीफाइड कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं कि इंडिया की मेजॉरिटी जो पॉपुलेशन है, वो मेरे ख्याल से 66% हिंदू पॉपुलेशन है इंडिया की। सो जो ऑलमोस्ट। इंडिया की टू थर्ड मेजॉरिटी है वो हिंदू पॉपुलेशन है, और उसमें भी जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है वो हिंदू नेशनलिस्ट है। सो क्या ये एक कॉन्ट्रडिक्शन वो फेस करते हैं अपनी डेली लाइफ में? अगर फ्रॉम फ्रॉम वन वी टेक अ वन स्टेप बैक, हम उनके पर्सपेक्टिव से सोचते हैं कि वो एक ऐसे स्टेट में रहते हैं कि जहां पर हिंदू मेजॉरिटी में है, और हिंदू नेशनलिज्म जो एक आइडिया है वो परसिस्ट करता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सेक्युलर है। सो कॉन्स्टिट्यूशन सेक्युलर है, कोडिफाइड है, उसमें उसमें राइट्स प्रोटेक्टेड हैं, लेकिन वो एक्शनेबल नहीं बन पा रहे। और उसके उसके शायद रीजन क्या हम सिंप्लीफाइड ये निकाल सकते हैं कि उसका रीजन यही है कि सोसाइटी इटसेल्फ इतनी कॉन्ट्रडिक्शन में है, वो अपने लिए चूज ही नहीं कर सकी। जब भी हम ये उसके आफ्टर इफेक्ट देखते हैं, क्या अगर ये बेहतर होता कि इंडिया एक ट्रू सही हकीकी मायनों में एक हिंदू नेशनलिज्म नेशनल स्टेट बन जाए, तो शायद जो माइनॉरिटीज के राइट है वो हो जाए प्रोटेक्टेड। जब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने जिस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन पेश किया था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, उस वक्त इसने एक बहुत बड़ा एक कोटेबल कोड, एक जुमला कहा था। उन्होंने कहा था, कोई अच्छा सा अच्छा आईन अगर हो, लेकिन अगर उसको चलाने वाले बुरे हों तो वो बुरा ही रहेगा।
और बुरे से बुरा आइन भी हो, चलाने वाले अच्छे रहेंगे तो अच्छा होगा। तो लिहाजा ये हमेशा जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है दैट डजंट मैटर मच, जितना वो मैटर करता है उसको चलाने वाले कैसे हैं। तो उससे पहले यहाँ पर इंडिया में जो है, मैंने कहा आपको कि माइनॉरिटी के हवाले, राइट्स के हवाले से या माइनॉरिटीज़ के हवाले से हमेशा से एक इश्यूज़ रहे हैं, ये कोई नए इश्यूज़ नहीं है। लेकिन इस बहुत ज़्यादा इनग्रेन्ड हुए हैं अब 2014 के बाद, चूँकि एक ऐसी हुकूमत अब है जो कि सबसे पहले बीजेपी जो है, बीजेपी मानती ही नहीं है कि माइनॉरिटी और मेजॉरिटी, ये तो बड़ी मुश्किल से किसी तरह से जो है ये इन्होंने जो है बना। तो जब 2014 में आई थी, माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री ही खत्म करना चाह रहे थे। ये मानते ही नहीं है, ये माइनॉरिटी कमीशन खत्म करना चाह रहे थे। लिहाजा दे डोंट कंसिडर, दे डोंट रिकॉग्नाइज माइनॉरिटी एंड मेजॉरिटी, से सब इंडियन है। तो अगर हम कोई स्कीम करते हैं या कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं, कुछ करते हैं, वो तो सबके लिए है, वो सिर्फ मुसलमानों के लिए क्यों बनाएंगे, हम सबके लिए है वो। लेकिन उनको ये एहसास नहीं होता है कि मुसलमान जो है ना बहुत ही पिछड़ चुका है इंडिया में। ये जो पेडेस्टल है, सोशल पेडेस्टल में दलितों से भी नीचे गिर चुका है। लिहाजा एक अफर्मेटिव एक्शन प्रोग्राम जैसे अमेरिका में होता है, अमेरिका में ब्लैक्स के लिए कितनी, जब ब्लैक्स को आगे बढ़ाने के लिए, ऊंचा ऊपर उठाने के लिए यूनिवर्सिटीज उनके लिए अलग से बनाई गई थी। तो अफर्मेटिव एक्शन प्रोग्राम्स जो है, एक जब कोई पिछड़ता है कोई, और वो भी आप देखें कि मुसलमान आज से 100 साल पहले जो है सबसे पढ़ा लिखा था। उन जो राजवाड़े होते थे, इनको जब दीवान या मिनिस्टर्स या प्राइम मिनिस्टर्स की जरूरत होती थी, तो मिनिस्टर मुसलमानों को ढूंढते थे कि वही दीवान बन सकते थे, वही वो जो है वही प्राइम मिनिस्टर बन सकते थे। अब उनकी ये सिचुएशन ऐसी है कि अब वो उस सिचुएशन में नहीं है। लिहाजा उनको जो है किसी तरह से एक अफर्मेटिव एक्शन प्रोग्राम के तहत कहीं ना कहीं ले जाना है। तो ये दैट इज व्हाट द बीजेपी डजंट, ये हिंदू नेशनलिज्म, बीजेपी डजंट कंसिडर कि हमें कोई अलग से कोई ट्रीट करना चाहिए किसी को, और इट वर्क्स फॉर देम। क्योंकि जब तक, मैंने कहा ना, जब तक उनका एक, इनको एक पोलराइजेशन चाहिए, जब पोलराइज्ड फिगर्स ही ना रहे उनके, तो वो किसके बलबूते पर इलेक्शन जीते या इलेक्शन लड़े। अगर इनके साथ जो बात करते हुए मुझे याद है, जब हम एक बार इलेक्शंस हो रहे थे कहीं पर कर्नाटका वगैरह में कहीं पर, तो हम एक, बीजेपी वहाँ पर मेजर पॉलिटिकल फोर्स है, तो हमने एक वहाँ के पॉलिटिकल लीडर से उनको कहा था कि अब क्या इशू है आपके लिए, क्या किस इशू को लेकर आप जा रहे हैं इलेक्शन में। हमने कहा हमारा इशू क्या है, हमारा इशू तो टीपू सुल्तान है। तो उन्होंने कहा अगर हमें डेवलपमेंट के इश्यूज पर लोग वोट देते तो वाजपेयी कैसे, वाजपेयी तो फिर पावर से बाहर ही नहीं हो जाता। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, ये सारा का सारा वाजपेयी का कर, ये इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स वगैरह वगैरह, ये तो सब वाजपेयी ने किया था, लेकिन उसकी बेसिस पर उसको वोट ही नहीं मिले। उसकी हम तो पावर से बाहर हो गए। लिहाजा हमारे इश्यूज तो यही है, हमें तो लोग इन्हीं इश्यूज पर तो वोट तो देते हैं। तो यानी कि जो एक करंट बीजेपी है, वो कब्रिस्तान से बाहर आने को तैयार ही नहीं है। उसको शौक है कि मुगलों ने क्या किया था, एग्जैक्टली और तो एक ही दफा वो तमाम जो मुगल हैं उनको निकाल के फांसी दे दें और मामला आगे बढ़ाएं, आगे चले वो मतलब आई 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 सीज टू अंडरस्टैंड दिस कि जो चीज है 400 साल पहले, 300 साल पहले हुई है, उसके ऊपर मुस्तकिल एक चीज पीटने का उनको बेनिफिट क्या हो रहा है, मतलब और अगर बेनिफिट अगर उनको मुस्तकिल उसी बात पे हो रहा है, सो फिर उनको वहां उनको उससे निकालकर इश्यूज की तरफ लाना, यानी कि जैसे आपने अभी एक प्रैक्टिकल इश्यूज बताए, तो वहां से उनको इश्यूज की तरफ लाना, ये कैसे पॉसिबल हो पाएगा फिर? मतलब मैं इस हद तक कि 2017 में उत्तर प्रदेश के इलेक्शन थे, और ये काफ़ी बड़ा इंपॉर्टेंट इलेक्शन होता है इंडिया में उत्तर प्रदेश का, क्योंकि इट इज़ एज गुड एज पंजाब इलेक्शन इन पाकिस्तान का, सबसे बड़ा प्रोविंस है। तो उससे उससे पहले डिमोनेटाइजेशन हुई थी, अगर आपको याद जी होगा, जी वो जी, बिल्कुल। नोटबंदी हुई थी। नोटबंदी की वजह से लोग बहुत परेशान थे, बहुत परेशान थे। तो ये इकोनॉमिक इशू, इकोनॉमिक स्टेप है नोटबंदी का। मतलब जो बताया गया है दिल्ली में, वो बताया गया है कि इससे जो है ब्लैक मनी को एड्रेस करना है, ब्लैक मनी को खत्म करना है, करप्शन को खत्म करना है। जिन लोगों ने पैसे जमा करके रखे हैं, तो वो लोगों को निकालने पड़ रहे हैं पैसे वगैरह। तो अंडरस्टूड, इट वाज एन इकोनॉमिक इशू। लेकिन जब हम ग्राउंड पर, हम उत्तर प्रदेश में इलेक्शन कवर कर रहे हैं, तो हम वहां पर जब आम आदमी से पूछ रहे हैं कि ये नोटबंदी हुआ, नोटबंदी से हाँ बहुत परेशान, ये बहुत तंग हुए, बहुत तंग हुए। लेकिन तो बड़ा अच्छा हुआ है, इस जो ये दाऊद इब्राहिम जो ना, इसका नोट का मशीन बंद हो गया। अब आप अंदाजा करें, मतलब दिस इकोनॉमिक इशू वाज आल्सो कैश्ड पॉलिटिकली विद पोलराइजेशन। लेकिन मुसलमानों का जो मदरसा वदरसा है ना, इनको देखो पैसा आता था वहां पर, गलत वगैरह, इनको तो बड़ा अच्छा हो, बड़ा मोदी जी ने जो है ना, बहुत तकलीफ तो हुआ, लेकिन बड़ा ये लोग इन लोगों को ठिकाने लगा दिया।
तो वो जैसे वो दिस इज द एक मशहूर है ना लतीफा, अब्दुल्ला मेरा दोस्त। हर मजमून में अब्दुल्ला मेरा दोस्त आ जाता है। वो टीचर बोलती है कि जहाज पे लिखो, बोलता है मैं जहाज देखने गया, वहां मेरा अब्दुल्ला दोस्त था। अब उसने वो एक ही मजमून याद था, तो तो बीजेपी को लगता है कि मसला अब्दुल्ला बन गया है। तो लेकिन ये है कि अब ये जाहिर सी बात है, अब काठ की हांडी कितनी देर तक चल सकती है, मे बी अगले 5 साल 10 साल, लेकिन अल्टीमेटली जो है दे हैव टू कम टू द डेवलपमेंट एजेंडा। इंडिया की प्रोग्रेस जो है दैट हैज टू बी, आप देखें चाइना और इंडिया की पॉपुलेशन ऑलमोस्ट अब सेम है, लेकिन आप देखें चाइना एज ए मैन्युफैक्चरिंग पावर है। चाइना अब कितना भी अमेरिका जो है इंडिया को मैन्युफैक्चर पावर बनाने की कोशिश करे, लेकिन जो है जब तक खुद आपकी जो है सोसाइटी में अमन नहीं होगा तो आप नहीं बन सकते हैं। आपको अगर प्रोग्रेस करना है, आपको एक सुपर पावर बनना है, आपको सभी कम्युनिटीज को साथ लेकर चलना पड़ेगा। और एक प्रोग्रेसिव इंडिया, एक ऐसा इंडिया कि जो प्लूरलिस्टिक इंडिया, और ऐसा इंडिया जो सबको साथ लेकर चलने वाला इंडिया पूरे रीजन के लिए एक वरदान होगा, और पूरे रीजन के लिए बहुत अच्छा होगा ये। जो हम इंडिया की करंट अचीवमेंट्स देख रहे हैं, वो आप उसको इससे रिलेट नहीं कर रहे? क्योंकि मतलब दुनिया में जो आंकड़े हैं, यानी कि जो नंबर्स हैं, वो तो यही प्रेजेंट किए जाते हैं कि इंडिया ने पिछले 10 साल में एक अमेजिंग कमबैक किया है इन द ग्लोबल इकोनॉमी एज वेल, इन द ग्लोबल मार्केट एज वेल। सो वो उससे उससे कोरिलेट तो नहीं हो पा रही इस तरह। बिल्कुल भी नहीं हो पा रही। 80% पॉपुलेशन अगर इन्हीं के फिगर से ही जाए आप, तकरीबन जो फूड सिक्योरिटी, जो फ्री राशन जो है, तकरीबन मेरे ख्याल में शायद कितने 80 करोड़ पॉपुलेशन को जो है फ्री राशन दिए जाते हैं। अगर उनके पास राशन खरीदने के लिए पैसे ही नहीं है, उनको फ्री राशन दिया जा रहा है, तो कैसे आप कह सकते हैं कि इंडिया जो है इट इज़ प्रोग्रेसिंग। में भी जो फिगर्स वगैरह जो है, मैं कभी बहुत डब्ट करता हूँ उनके ऊपर, जब आप खुद अपने फिगर्स आप इकोनॉमिक सर्वेज वगैरह में दे रहे हैं कि हमने इस साल जो है 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दिए। तो और वो फ्री राशन देने का मतलब भी है दे आर बिलो पॉवर्टी लाइन। बहुत बड़ी, इतनी बड़ी आबादी बिलो पॉवर्टी लाइन होना, ये अब आप देखें इसके बरक्स, अगर आप चाइना को इसके बरक्स, जो आपका इमीडिएट कॉम्पिटिटर है रीजन में, वो चाइना है। और चाइना जो है आप देखें तकरीबन 57% एआईज जो है अब चाइना के पास हैं। अब वो मैन्युफैक्चरिंग में चाइना इज ए सुपर पावर। और वो अब लिहाजा जो है आई डोंट थिंक, लिहाजा ये जो फिगर्स जब आते हैं या फिगर्स जब दिए जाते हैं, आई डब्ट ऑन दोज Say, फिगर्स। so before moving forward into the international relations and the nuance and notorious relation between Pakistan and India, पाकिस्तान इंडिया के एक आम आदमी के, एक कॉमन मैन के टॉप 3 इश्यूज क्या हैं जो दुनिया के, इंडिया से बाहर लोगों को पता ही नहीं है? देखिए इंडिया में जो है, इंडिया खुद इतना बड़ा, इट इज़ एन कॉन्टिनेंट, इतना बड़ा कंट्री है, लिहाजा वहाँ डोमेस्टिक इश्यूज में ही जो आम आदमी और आम वोटर जो है उसका फिर डोमेस्टिक इश्यूज में ही बेचारा बंधा रहता है। ही हैज़ हार्डली एनी आइडिया टू थिंक अमेरिका के साथ रिलेशंस, बाकी कंट्रीज के साथ रिलेशंस। और दूसरा ओवरऑल भी जो है फॉरेन पॉलिसी के हवाले से इंडिया में हमेशा से कंसेंसस रहा है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कोई भी हो, कंसेंसस रहा है फॉरेन पॉलिसी के हवाले से। और दूसरा जो है ना, दे डोंट हैव सच ए, उनको आइडियोलॉजिकली दे डोंट हैव दैट काइंड ऑफ अ फाइट विद अमेरिका वगैरह के साथ कोई ऐसी, जो मतलब अगर पाकिस्तान में मुसलमान को मतलब ही हैज एन इशू विद कॉलोनियल पावर्स, कॉलोनियल्स, दे डोंट हैव दैट काइंड ऑफ एन इशू विद अमेरिका। या आम आदमी को वैसे भी जो है ना, ये इट हार्डली मैटर्स इन द इन टर्म्स ऑफ द कॉमन मैन, दिस फॉरेन पॉलिसी। यस, पाकिस्तान इसलिए मैटर करता है कि पाकिस्तान रिलेट हो जाता है मुसलमानों के साथ, तो लिहाजा पाकिस्तान इसलिए मैटर करता तो है। कल को अगर पाकिस्तान में लोग उठे, 97% या 98% मुस्लिम मुस्लिम आबादी है, और पाकिस्तान ओवरनाइट मुस्लिम मेजोरिटी से कोई और मेजोरिटी मुल्क बन जाए, फॉर एग्जाम्पल एथियस्ट बन जाए, तो आपके ख्याल में ये इंडिया को इशू खत्म हो जाएगा? पाकिस्तान एक्चुअली जो है ना, इनको पाकिस्तान इज सीन एज ए नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट इन द थ्रू द लेंस ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। पाकिस्तान के साथ जंगें हुई हैं। पाकिस्तान इज सीन एज, मतलब दैट शुड हैव बीन विद चाइना आल्सो, बट चाइना डजंट क्रिएट दैट काइंड ऑफ एन यूफोरिया विद इन द पब्लिक। चाइना के साथ भी 1962 में जंग हुई है, और वो ऐसी जंग हुई है जिसमें इंडिया हार गया है। तो लेकिन पाकिस्तान क्रिएट्स ए काइंड ऑफ दैट बज़, क्योंकि इसका डायरेक्ट फिर ये रिलेशन हो जाता है मुसलमानों के साथ। और एक पार्टीशन का भी एक वो दैट इज ऑन द बैक ऑफ द माइंड। आरएसएस का तो है ही, वो अखंड भारत का एक
कॉन्सेप्ट, लेकिन वो अखंड भारत का कॉन्सेप्ट खुद भी नकारते हैं ये कि अखंड सो भारत। ये मसला इंडिया को जीसीसी कंट्रीज के साथ नहीं होता, क्योंकि वो भी तो मुस्लिम। दे डोंट हैव पाकिस्तान के साथ वही ना, जीसीसी में तो कितने मतलब मोस्ट ऑफ द इंडियंस जो है वो काम गल्फ में ही काम करते हैं। जीसीसी के साथ इट डजंट क्रिएट ए काइंड ऑफ दैट सेंटिमेंटल अटैचमेंट, पाकिस्तान क्रिएट्स ए काइंड ऑफ एन इमोशनल कनेक्ट। अब उसमें हाउ दैट कैन बी एड्रेस्ड, उसमें काफ़ी कोशिशें की गई थी किसी तरह से एक इंडिया पाकिस्तान के दौरान में अगर एक पीपल टू पीपल कांटेक्ट का स्टार्ट हो, और वो ऐसे पीपल टू पीपल जो जेन्युइन पीपल टू पीपल कनेक्ट्स हों, दैट इज समथिंग जो उसको शायद एड्रेस कर सकता है। लेकिन उसके लिए जो है इंडिया में अब कोई ऐसा आदमी चाहिए जो जिसकी दिमाग में ये आए कि ये पोलराइजेशन अब ज़्यादा देर तक नहीं चल सकता है, इस पोलराइजेशन इशू को हमें एड्रेस करना पड़ेगा। और उसका बेहतरीन तरीका यही है कि आप यू अलाउ दिस पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट्स बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, वो खुद वो एड्रेस हो जाएगा। पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट्स पाकिस्तान में मैंने देखे हैं, पाकिस्तान में लोग जो है इंडिया के हवाले से तो बहुत ही ज़्यादा जो एक या तो वो है, दो तरह के लोग हैं, ये वो है जिन्होंने इंडिया को कभी अंडरस्टैंड ही नहीं किया है। दूसरा ये है कि जो कि इंडिया के से बहुत ही मरूब भी हैं। तो वो दोनों वो देखें, वो इंडिया को अच्छी तरह से देखें इंडिया को, और इंडियंस भी वहाँ जाएँ या पाकिस्तानीज़ भी आ जाएँ, हो सकता है इस पीपल टू पीपल, क्योंकि अगर मैंने देखे हैं कि थर्ड कंट्रीज़ में इंडियन एंड पाकिस्तानीज़ बहुत अच्छी तरह से घुल-मिल जाते हैं। साउथ एशिया में ही क्या हो जाता है उनको। तो हो सकता है शायद उससे एक पोलराइज़ेशन, ये एक पिलर जो है हिंदू नेशनलिज़्म का, उसका एड्रेस हो जाएगा। सही इस लेकिन इसमें इशू ये है कि पाकिस्तान के भी इश्यूज हैं ऑब्वियसली, यानी कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा इशू ये है कि एक जमहूरी कुव्वत को एक एक पावर मिले हमेशा से कि वो इंडिपेंडेंटली फॉरेन पॉलिसी अपनी बना सके। पाकिस्तान में हमेशा से वो मसला रहा है मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से, एंड आई थिंक दैट्स अ फेयर आर्गुमेंट। लेकिन पाकिस्तान की अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखें विद रिगार्ड्स टू इंडिया, स्पेशली इन द लास्ट 25 ईयर्स, वो बहुत ही एमिकेबल रहा है पाकिस्तान का। यानी कि पाकिस्तान ने जो इंडियन सिनेमा है वो सिर्फ उसको तब बंद किया जब इंडिया ने जो हमारी इंडस्ट्री थी वो बिल्कुल बंद कर दी, हमारे ऊपर बैन लगा दिया। वो एक ऐसा एज अ बिजनेस डिसीजन था रेसिप्रोकेट करने के लिए, वरना हमेशा से पाकिस्तान इंडियन मूवीज भी लगती रही हैं, म्यूजिक भी आता रहा है। क्रिकेट हमारी पाकिस्तान की टीम हमेशा जाती रही है, बुलाती रही है, कभी इंडिया नहीं आया। अभी चैंपियंस ट्रॉफी में भी इंडिया ने एग्जैक्टली यही एक पॉलिटिक्स खेली है, हालांकि पाकिस्तान जाके खेला है। इवन सो मच एंड सो कि ट्रेड रिलेशन बेहतर करने के लिए पाकिस्तान ने तो एमएफएन का स्टेटस भी दे दिया था, इंडिया को मोस्ट फेवरेट नेशन का स्टेटस भी दे दिया था। सो अगर हम ये देखते हैं पैटर्न पाकिस्तान का, तो ऑब्वियसली वो चीज अगर वहां से सेम रेसिप्रोकेट नहीं हो रही है, सो ऑब्वियसली इसका फिर हल क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या है? यानी कि क्रिकेट तो वैसे ही बंद हो गई है, म्यूजिक जो कोलैबोरेशन पहले होती थी वो अब बिल्कुल बंद हो गई है, आर्टिस्ट जा नहीं रही है, न वो आ रहे हैं, बल्कि लास्ट 6-7 सालों में तो हम देख रहे हैं कि सिर्फ एंटी पाकिस्तान मूवीज ही बन रही हैं। सो ये जो एक बिल्कुल एक शिफ्ट आया है पिछले लास्ट 7-8 सालों में, ये तो वी आर गोइंग टुवर्ड्स अ प्लान कि जहां से पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है। यानी कि पाकिस्तान में एटलीस्ट पिछले 20-25 सालों में ये तो सेंस हो गया डेवलप कि भाई अगर नेबर्स की तरह नेबर्स को, क्योंकि यू कांट चूज योर नेबर्स, आपको बस बन गए नेबर्स, सो यू यू हैव टू मेक सर्टेन एफर्ट्स। लेकिन अगर ये देखें कि इंडिया की जो पॉलिसी है उसमें बतरजीज इशू ही क्रिएट होते जा रहे हैं, तो इसका कोई हल ही नहीं दिख रहा, उसका उसका हल ही समझ में नहीं आ रहा। इंडिया एज़ ए बिगर कंट्री जो है ना, इंडिया के ऊपर आई एग्री विद दिस कि इंडिया के ऊपर ज़्यादा ज़िम्मेदारी हो जाती है कि रीजन को स्टेबलाइज़ करने के लिए इट है, उस इंडिया को जो है ना, क्या कह सकते हैं उसको, कि दिल बड़ा दिखाना पड़ेगा इंडिया को। आप देखें अमेरिका जैसा सुपर पावर दुनिया का, ये तो ट्रम्प को आप छोड़ दें, इट्स अनप्रेडिक्टेबल पर, लेकिन अगर आप ओवरऑल स्टेट डिपार्टमेंट की पॉलिसीज अगर देखें आप अमेरिका की, अमेरिका जो कभी भी अफोर्ड नहीं कर सकता है कि कनाडा के साथ या मैक्सिको के साथ इनका कोई इशू खड़ा हो जाए कभी भी, बिकॉज दे आर ऑन देयर बॉर्डर्स, क्यूबा के साथ भी हुआ। तो चाइना के बॉर्डर पर 24 कंट्रीज हैं, 24 कंट्रीज में से सिर्फ इंडिया अकेला कंट्री है जिसके साथ उसका बॉर्डर डिस्प्यूट है, बाकी के साथ सबके साथ उन्होंने अपने बॉर्डर डिस्प्यूट्स खत्म कर दिए, हल कर दिए। बिकॉज ऑफ भूटान है शायद, और फिर इंडिया है, भूटान बिकॉज ऑफ इंडिया की वजह से है। अदरवाइज बाकी जो जो चाइना का जो राइज हुआ वो ऐसे नहीं हुआ।
जब दंग ज़ियाओपिंग ने जब 78 में वैसे इन्होंने जो खोल ये कर दिया था स्टार्ट इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन स्टार्ट किया था, तो पहला काम क्या किया उन्होंने? पहला काम उन्होंने किया ये कि उन्होंने जो कंट्रीज़ ऑन द बॉर्डर्स हैं, उनके साथ बॉर्डर डिस्प्यूट सेटल करनी शुरू कर दी। वियतनाम के साथ तो इनका कितना बड़ा डिस्प्यूट होता था चाइना का, रशिया के साथ था। लाओस के साथ वगैरह के साथ, तो वो उन्होंने पहले सेटल करनी शुरू कर दी। वो जब उनके सेटल हो गए तो इन बिटवीन देन दे बिकेम मैन, वो अब इस वक्त जो है इट्स चाइना इज ऑलमोस्ट नाउ ऑलमोस्ट रबिंग शोल्डर्स विद यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका के साथ। तो दैट इज द बिगर लेसन फॉर इंडिया एज वेल। अब आप देखें श्रीलंका हो, नेपाल हो, जो कि नॉन मुस्लिम कंट्रीज हैं, बाकी कंट्रीज जो हैं, व्हाई दीज कंट्रीज आर मोर कंफर्टेबल विद चाइना देन एंड डेमोक्रेटिक इंडिया? वो मेरे ख्याल में किसी न किसी को दिल्ली में इस पर सोचना पड़ेगा, सोचना चाहिए। इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री, इंडिया इज ए प्लूरलिस्टिक कंट्री, इंडिया में इतनी सारी मतलब इंडिया हैज सो मच टू ऑफर टू द वर्ल्ड, टू द रीजन, बट एक तरह से जो है ना वही इसमें जो यही कि इसमें दिल बड़ा करना है। इसमें जो है आपको अगर मतलब एक गुजराल डॉक्ट्रिन थी कि दैट यू गिव, डोंट एक्सपेक्ट कि कोई आपको वापस कुछ दे रहा है कि नहीं दे रहा है, लेकिन लेकिन वो दैट इज व्हाट इंडिया 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 शुड बी। कैन वी टॉक अबाउट एलिफेंट इन द रूम, कश्मीर? एलिफेंट इन द रूम कश्मीर है। 2004 इस्लामाबाद जब वाजपेयी गए, इस्लामाबाद डिक्लेरेशन ऑफ जनवरी 6 2004, या उसके बाद जो मनमोहन सिंह के ज़माने में जो बैक चैनल्स हुई कश्मीर के हवाले से, तो मैंने दिल्ली में आई हैव बीन द पार्ट ऑफ द पॉलिटिकल रिपोर्टिंग हमने कवर की हैं। हमें तो ऑलमोस्ट तकरीबन 2005-6 में ये बताया गया था थ्रू ऑफ रिकॉर्ड ब्रीफिंग्स भी, इंटरेक्शन से, तो बस कश्मीर का मसला तो बस अब हल होने के बिल्कुल करीब है। अब सिर्फ मनमोहन सिंह सिर्फ को पाकिस्तान जाना है और बस साइन करना है। तो आई थिंक दैट फाइल कहीं ना कहीं तो होगी। अगर इस हद तक पहुंच चुका था, मैं आई एम नॉट द प्रीवी टू व्हाट हैड हैपेंड, लेकिन अगर इस हद तक अगर पहुंच गए थे दोनों मुल्क, दोनों कंट्रीज, सो इट इज टाइम नाउ देम टू उसको जो है वापस पब्लिक डिबेट में या पब्लिक फोरम पर ले आकर जो है बता दें कि हम ऑलमोस्ट कश्मीर सोल्यूशन को, कश्मीर को ये सॉल्व करने के बिल्कुल करीब पहुंच चुके थे और हम उस पर सिर्फ साइन करना बाकी था। तो फिर क्या रहता है फिर बाकी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, तो और कौन सा एलिफेंट, बस यही एक एलिफेंट ही है, और कौन सा इशू है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में? एग्जैक्टली, एंड व्हाट आई लर्नड इन अबाउट ईयू कि यूरोप में भी लोगों के डिस्प्यूट से कंट्रीज, दो कंट्रीज के दूसरे दोस्तों को इन्वेट किया, बड़ी फेयर से जंगें लड़ी हैं। कोई रीजन अगर इकोनॉमिकली ग्रो करता है, एक एक सुपर पावर बनता है, तो वो साथ मिलके बनता है। उसने यूरोपियन यूनियन बनने से पहले यूरोप ने पहले अपने पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स को एड्रेस किया। नॉर्दर्न आयरलैंड को एड्रेस करना पड़ा ब्रिटेन को, ऑलैंड, ट्रिस्टी, बहुत सारे एक से मुझे याद है हम जब मेरे इस पर एक फेलोशिप भी थी जो यूरोप के डिस्प्यूट्स थे, मैं नॉर्दर्न आयरलैंड भी मैं वहाँ पर गया हूँ। मैं वहाँ पर आयरिश रिपब्लिकन आर्मी के जो लोग थे वहाँ, कमांडर्स फॉर्मर वगैरह, उनसे मुलाकात मिले हैं हम। तो पहले उनको जो है यूरोप ने पहले स्वीडन की था, फ्रांस और इटली के बीच में था, वो बहुत डिस्प्यूट्स उन्होंने पहले सेटल कर दिए, देन इट बिकेम एन इकोनॉमिक यूनियन। तो लिहाजा जो साउथ एशियन इकोनॉमिक यूनियन इज अ बिग कंसेप्ट एंड बहुत इसकी बहुत ज़रूरत है, एंड इट इज द सी द ह्यूमन रिसोर्स इन साउथ एशिया। सो साउथ एशिया के लोगों को चाहिए कि जो दो एक एक्सट्रीम व्यू एग्जिस्ट करते हैं, कि एक ग्रुप कहता है कि हम अखंड भारत बनाएंगे, और एक ग्रुप कहता है कि हम वापस से साउथ एशिया में खिलाफत कायम करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि ये दो एक्सट्रीम कोई प्रैक्टिकल सॉल्यूशन तो ऑफर नहीं कर पाएगी। और आई टोटली अग्री कि जब तक ये इश्यूज रिजॉल्व नहीं होंगे, तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। यू नो, वी आर मूविंग टुवर्ड्स द एंड, एंड इट हैज बीन अ वेरी फैसिनेटिंग। एक चीज जो मैं एक चीज पूछना भूल गया था कि वी हैव अंडरस्टूड एंड वी हैव डिस्कस अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ minorities, especially Muslim community in India. और ये इट मे साउंड लाइक अ विक्टिम ब्लेमिंग, सो पहले से माजरत, लेकिन कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मुस्लिम कम्युनिटी की जो इंडिया में है वो खुद भी तो बनती है ना, कि वो अपनी एलिवेशन के लिए, इकोनॉमिक एलिवेशन, एजुकेशनल एलिवेशन, प्रोफेशनल एलिवेशन, ओवरऑल सोशल एलिवेशन के लिए वो खुद क्या एक्टिव पार्टिसिपेशन कर रहे हैं। कुछ रिपोर्ट्स, हो सकता है इट मे बी द कॉन्सिक्वेंस ऑफ माई इग्नोरेंस, बट कुछ रिपोर्ट जो मैंने पढ़ी है तो दैट्स अ वेरी नॉट नॉट वेरी इनकरेजिंग, कि मुस्लिम पॉपुलेशन जो है वो एजुकेशन में भी पीछे है, वो यानी कि आइडल में भी पीछे है। मतलब आप
आइडल आइडल पॉपुलेशन बहुत है, कोई काम नहीं करते, कोई धंधा नहीं कर रहे। सो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मुस्लिम पॉपुलेशन इंडिया में है, वो उनके ऊपर भी तो बनती है। उनके ऊपर तो बनती है, लेकिन आप ये भी याद रखें कि इवन आफ्टर पार्टीशन दुनिया में जो मुसलमानों के 2 मशहूर और 2 बहुत ही इम्पोर्टेंट इदारे हैं, वो भी इंडिया में ही हैं। दैट इज़ दारुल उलूम देवबंद इन टर्म्स ऑफ रिलिजन्स और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इन टर्म्स ऑफ द मॉडर्न एजुकेशन। ये दोनों इंस्टीट्यूशंस अभी भी इंडिया में ही है। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी तो गवर्नमेंट के अंडर है, दारुल उलूम देवबंद तो है उनके अंडर, वक्फ देवबंद के अंडर है, के अंदर है। लेकिन इसके बावजूद भी लिहाजा ये भी कहना है कि बिल्कुल ही वो नाबलद हैं, बिल्कुल वो नहीं चाहते हैं अपनी डेवलपमेंट, कौन नहीं चाहेगा अपनी डेवलपमेंट, लेकिन ये है कि उनको एक मौका चाहिए, उनको एक मतलब एक मतलब अगर आप कोई पढ़ लिखने के बाद जो है, जब उसको कोई जो है वो कोई अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिलती है, तो लिहाजा दे नीड टू हैव एन इक्वल अपॉर्चुनिटीज आल्सो। एक ज़माने में एक वो इशू था एक कि इंडिया में जो है ना इक्वल अपॉर्चुनिटीज कमीशन होना चाहिए, बजाय इसके सिर्फ एक माइनॉरिटी कमीशन हो, एक इक्वल अपॉर्चुनिटीज कमीशन होना चाहिए जो कि तमाम कंपनीज, तमाम जो है इदारों को देखे कि वहाँ पर प्रॉपर प्लूरलिस्टिक ये रिप्रेजेंटेशन है कि नहीं है। दैट इज अनफॉर्चुनेटली अगर हम देखें तो ये केस नहीं है। देयर इज एन इशू कि मुसलमानों को मतलब एक तो जो है सबसे पहले कि एक मुसलमान को जो है, एक तो अगर उसके लिए जब नीचे से ही अगर पढ़ने लिखने के इदारे नहीं हैं, तो उसके बाद आप ये समझें कि वो फिर किसी ऐसे आदमी के साथ के compete करे जिसकी एक हिस्ट्री रही है 1000 साल 2000 साल से नॉलेज की, एजुकेशन की। ये तो बहुत इट्स टू मच। इसीलिए तो दलितों को क्यों अफर्मेटिव एक्शन प्रोग्राम दिया गया, ताकि उनको जो है इन अपर कास्ट इनके साथ compete ना करना पड़े, अपने ऊपर compete करें। हाँ, ये है कि जब आप एक लेवल पर जब पहुंच जाते हैं, उस लेवल के बाद उसके बाद आप अफर्मेटिव एक्शन प्रोग्राम बंद करें। लेकिन इस वक्त जो है मुसलमानों के लिए इंडिया में एक अफर्मेटिव एक्शन प्रोग्राम बहुत ज़रूरी है। कोई रीसेंट एग्जांपल्स जो आप दे सकें, जो इंडिया की मुस्लिम पॉपुलेशन है, एज अ सोर्स ऑफ इंकरेजमेंट, जो आपकी नज़र में हो कि उन्होंने स्ट्रगल करते हुए एलिवेट हुए और उन्होंने कंट्रीब्यूट किया, मुस्लिम कम्युनिटी से ही निकल के लोग गए, वो अपने अपनी फील्ड के बड़े टॉप के लोग बने। मतलब आप देखें इंडिया के अभी प्रेसिडेंट रह चुके एपीजे अब्दुल कलाम प्रेसिडेंट थे, वाइस प्रेसिडेंट थे हामिद अंसारी। इंडिया मतलब इस लेवल तक तो पहुंच ही जाते हैं मुसलमान अपनी मेहनत से, अपनी लियाकत से, अपनी काबिलियत से। लेकिन ये है कि अब वो सिर्फ वो एक आदमी या दो आदमी कहीं ना कहीं पहुंच गए, या हर साल जैसे सिविल सर्विस का एग्जाम होता है, सिविल सर्विस में टॉप मोस्ट, मेरे ख्याल में आपके यहाँ कुछ सुपीरियर सर्विस कुछ कहते हैं उसको, सीएसएस। सीएसएस कहते हैं उसको। तो उसमें तकरीबन 3% मुसलमान पहुंच जाते हैं ऑलमोस्ट। मैंने हर कंसिस्टेंटली अगर आप देखें 3.3%, 3.5% पहुंच ही जाते हैं। लेकिन वो वही पहुंच जाते हैं जो या तो शहरों में जिन्होंने किया हो। इसी तरह से अगर आप देखें कि हमने एक बार जो है दिल्ली में मीडिया रूम्स का एक किया था एक सर्वे किसी ने, तो उसमें भी मालूम हुआ था कि जो न्यूज़ रूम्स हैं या दिल्ली में जो मीडिया है उसमें भी तकरीबन 3.5% के करीब मुसलमान हैं। तो लेकिन ये है कि दिस इज टू लिटिल, ये बहुत कम है। इसको और ज़्यादा आना चाहिए, उसको ज़्यादा होना चाहिए। हाँ, उसमें मुसलमानों की भी अपनी है, अपने मतलब वो भी इनके अपने लीडरों की खुद की भी, उनके पास कोई एक बहुत बड़ा अच्छा कोई थिंक टैंक नहीं है एक्सेप्ट एक है इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जेक्टिव स्टडीज़ के बगैर। तो है, देर आर मैनी मैनी ड्रॉबैक्स। लेकिन इस ड्रॉबैक को अब ये कहना है कि मुसलमान खुद नहीं आना चाहता तो हम क्यों, अब हम क्या करें। और मुसलमान 20 करोड़ लोग जो हैं, दे फॉर्म, इट इज़ अ बिग कंट्री। किसी की कंट्रीज की आबादी उतनी नहीं होती है। उनको जब तक आप अपने डेवलपमेंट स्टोरी का हिस्सा नहीं बनाएंगे, कंट्री ही डेवलप नहीं होगा। लिहाजा दे हैव टू बी मेड द पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट स्टोरी, द प्रोग्रेस ऑफ द इंडिया। और उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी जो है किसके ऊपर होती है, तो गवर्नमेंट के ऊपर हो जाती है। जो करंट गवर्नमेंट हो, इनकम्बेंट गवर्नमेंट हो, पॉलिटिकल पार्टीज हो, तो दे हैव टू एक्चुअली लुक इनटू दिस एस्पेक्ट। और ये इंतहाई बहुत जरूरी है। सही, सही। आखिर में जस्ट फॉर आवर ऑडियंस एज़ वेल, जस्ट फॉर द लाइट हार्टेड, कि म्यूज़िक लिटरेचर से लगाव है, ये यकीनन होगा आपका। सो इंडिया या पाकिस्तान के अगर कोई आपके फेवरेट नॉवेलिस्ट हों, इंडिया से पहले बता दें, फिर या ये पाकिस्तान से, कि जिनकी आप किताबें पढ़ना पसंद करते हों आज भी? बिल्कुल, इंडिया
अगर एक का किसी एक का नाम दे दूँ मैं तो इट्स वेरी वो बहुत बहुत ज़ुल्म होगा ये। चलिए पाकिस्तान का कोई नाम बताते हैं। या पाकिस्तान का भी पाकिस्तान एक्चुअली जो है मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको, पाकिस्तान आई आई एम नॉट क्वाइट श्योर कि पाकिस्तान में जो है फ़िल्म इंडस्ट्री क्यों नाकाम रही? क्योंकि पाकिस्तान में जो स्क्रिप्ट क्योंकि होता है कि इंडिया में ये बहुत अहम चीज़ है ये कि इंडिया में जो ये बॉलीवुड होता है ना, ये प्रोड्यूसर ड्रिवन होता है। इंडिया में जो सीरियल्स होते हैं, टीवी पर वगैरह होते हैं, ये प्रोड्यूसर ड्रिवन सीरियल्स होते हैं। प्रोड्यूसर उनको खींचता-खींचता है 100 एपिसोड, 200 एपिसोड, कभी तो 4-4 साल, 10-10 साल, सास भी को भी बहू थी, 20 साल, 20 साल चलता रहता है। पाकिस्तान में जो है ना ख़ास को सीरियल्स मैंने देखे हैं, वो जो होते हैं ना ये राइटर ड्रिवन होते हैं। राइटर ड्रिवन या ड्रिवन जो सीरियल्स वगैरह होते हैं ना, ये आप एक पोज़ीशन तक पहुँच जाएँगे फिर ख़त्म हो जाएँगे। जो राइटर उसको खींचेगा, खींचता नहीं है, उसको पहुँच गया। और मैंने देखे जो पाकिस्तान में जो स्क्रिप्ट राइटर्स हैं, ख़ास स्टोरी राइटर्स हैं, मिराज रसूल, मेरे ख़्याल में शायद उनका इंतकाल हुआ, जी, जी। या मोहिउद्दीन नवाब, उनका भी शायद इंतकाल, या बाकी लोग भी जो है काशिफ ज़ुबैर वगैरह-वगैरह। मैंने उस तरह के स्टोरी राइटर्स में, चूँकि हिंदी भी पढ़ता हूँ या इंडिया का जो रीजनल जो लिटरेचर भी थोड़ा बहुत पढ़ता ही हूँ। इस तरह के राइटर्स इंडिया में नहीं हैं। मैं अगर अगर इन लोगों में से कोई इंडिया में होता तो ये तो बॉलीवुड में उनकी तो उनको तो हाथों-हाथ लिया जाता। तो इस तरह के स्क्रिप्ट राइटर्स, इस तरह के राइटर, इस तरह के कहाँ स्ट्रिक्स, और वो भी जो है ना जो मौजूदा सिचुएशन में जो कुछ हो रहा है उसको कहानी के रूप में ढालना, इट इज़ आई हैव नॉट सीन दिस काइंड ऑफ राइटर्स इन इंडिया। सही, सही। थैंक यू सो मच इफ्तिखार साहब। यू नो इट इट हैज़ बीन अ प्लेज़र। आपने एक तो मेहमान नवाज़ी भी हमारी बहुत बहुत अच्छी की अनकरा में, और इट हैज़ बीन वंडरफुल। पाकिस्तान और इंडिया, हम एक्सपेक्ट करेंगे कि पाकिस्तान और इंडिया की जो लोग हैं, पाकिस्तानी और भारतीय जिसे कहते हैं, वो यूरोप में मैं रहा हूँ, वहाँ पर बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं। बिल्कुल। मिडल ईस्ट के अंदर बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, किसी भी जैसे आपने फरमाया। सो आई विश एंड वी ऑल ड्रीम फॉर अ डे कि जो अपने रीजनल इश्यूज हैं, जो कि बहुत ही पेटी इश्यूज हैं, जो कि ऐसा कोई, यानी क्योंकि एक भी इश्यू ऐसा नहीं है कि जो पहले किसी और दो कौमों को ना रहा हो। कश्मीर भी अब ऐसा इश्यू न रहा है 2009 के 2005-6 के बाद जो आप कहें कि अब बिल्कुल ही अनसॉल्वेबल है। अगर खुद गवर्नमेंट ही कहती है, वो लोग ही कहते हैं कि हाँ, हमने ऑलमोस्ट इसको सेटल किया था। तो लिहाज़ा जो है ये उस पर भी आप बहाना लेना कि ये सेटल नहीं हो सकता है, ये भी कहना गलत होगा। सही, सही। थैंक यू सो मच इफ्तिखार साहब। बहुत-बहुत अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करके, और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आपसे अगर दोबारा ही मौका मिलेगा, यू नो टू कम बैक एंड हैव अ फर्दर चैट अबाउट, यू नो आपकी कोई रीसेंट प्रोजेक्ट है? आई आई हैव हर्ड कि आपके आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं इन अ बुक फॉर्म एज़ वेल, और आपका एक नई भी एक पब्लिशिंग आ रही है, अगर उस बारे में बता सकें? हाँ, मेरी मेरी एक किताब जो है 2005 में आई थी इंडिया में। मैंने 1 साल जो है इंडिया में जो है एक सरकारी मेहमान भी रह चुका हूँ मैं, दिल्ली की तिहाड़ जेल में। तो उस पर थी माय डेज़ इन प्रिज़न, वो पेंगुइन ने शाया की थी। तो उसका जो उर्दू वर्ज़न बाद में फिर पेंगुइन ने भी खुद ही शाया किया था, उसको तो साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला था। और मेरी जो रिसेंट जो है एक्चुअली जो मेरा हर वेडनेसडे को उर्दू में कॉलम आता है। पहले तो पाकिस्तान में रोज़नामा दुनिया में आता था या इंडिया में इनकलाब में आता था, और अब वो वायर में इंडिया में आता है, और रोज़नामा 92 में आता है वहाँ पर पाकिस्तान में। तो उसका एक कंपाइलेशन है, और वो जिसमें जो इंडियन मुसलमानों के हवाले से है, वो इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिसी स्टडीज़ ने पाकिस्तान में उसको कंपाइल करके किताबी शक्ल दी है, और वो है यहाँ पैराग्राफ वो जो है ये। तो अगर पाकिस्तान में किसी को जो है इंडियन मुसलमानों के हवाले से कुछ जानना हो, या कुछ एक क्या कहते हैं, बर्ड्स आई व्यू जो है अगर लेना हो, एक तरह से जो एक सर, तो ये किताब जो है उसके लिए है एक्चुअली। सही, ठीक है। 21वीं सदी का भारत और मुसलमान, सियासत और समाज के आईने में। सही, सही। ठीक है इफ्तिखार साहब, थैंक यू सो मच वंस अगेन। बहुत-बहुत अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करके। इंशाल्लाह होप टू सी यू नेक्स्ट टाइम एज़ वेल। बहुत-बहुत शुक्रिया। हो सकता है शायद अगला इंटरव्यू जो है ना हम साउथ एशिया में करें, बजाय इंशाल्लाह, इसके इंशाल्लाह, कि इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, ठीक थैंक है। यू सो मच।